मेरे दोबारा जन्म लेने के बाद मैं जानबूझकर अपनी क्रश से दूर रहना शुरू कर देता हूँ ताकि उसके साथ उस फैंसी कार में बैठने का मौका ही न मिले। मैं खुद को बार बार यही याद दिलाता रहता हूँ कि मैं बस एक ड्राइवर का बेटा हूँ। लेकिन जब गापको चिंगहान अपने बगल की खाली सीट को घूरती है तब वह पहली बार ड्राइवर को आवाज लगाती है, अंकल मो, क्या आप अभी जा रहे हैं? जिसे सुनकर अंकल मो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। मिस, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? वो चिंगहान ना जाने क्यों परेशान फील करती है। क्या हम आज मू चेन का इंतजार नहीं कर रहे हैं? जिस पर अंकल मू जवाब देता है, नहीं, मू चेन ने अभी मुझे मैसेज किया है कि उसे अपने क्लासमेट्स के साथ कुछ काम है, वो बाद में खुद बस से घर आएगा। यह सुनते ही गु चिंगहान का चेहरा उतर जाता है। सच में दोबारा जन्म लेने के बाद चीजें बदल चुकी हैं। मुचेन आखिर किस काम में बिजी हो सकता है? पहले तो वह कभी भी मेरे साथ कार में बैठने का मौका नहीं छोड़ता था। अपने पिछले जीवन में हर दिन इसी समय वह इस बात से डरता था कि कहीं मुझे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़े, इसलिए वह हमेशा जल्दी कार में आकर अच्छे से बैठकर मेरा इंतजार करता था। लेकिन यह भी ठीक ही है, अपने पिछले जीवन में मैं और मू चेन पूरे 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे, जिसके बाद वही रिश्ता चेन जे की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा था। अब जब मुझे जिंदगी में दूसरा मौका मिला है तो मुझे मू चेन से दूरी बनाकर रखनी ही होगी। उस दिन मैं 2 घंटे से भी ज्यादा पैदल चलता हुआ गु फैमिली की पुरानी मैंशन तक पहुंचता हूं, जिसके बाद मैं कोर्टयार्ड से होकर सर्वेंट्स क्वार्टर्स की तरफ चला जाता हूं। उसी समय गु चिंगहान मेन विला की दूसरी मंजिल वाली बालकनी पर खड़ी होती है, जहां से उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। वह लगातार मुझे चलते हुए देखती रहती है और फिर सीधे मेरा नाम पुकारती है, लेकिन उस समय मैंने ईयरबड्स पहन रखे होते हैं, इसलिए मैं उसकी आवाज नहीं सुनता, या यूं कहें कि मैं ऐसा दिखाता हूं जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं, और सीधा छोटे बिल्डिंग की तरफ लौट जाता हूं। यह देखकर गु चिंगहान का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है और वह सर्वेंट्स बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही मैं अंदर जाकर दरवाजा बंद करने वाला होता हूं, वह हाथ लगाकर दरवाजा रोक लेती है। मुचेन, क्या तुमने मुझे बुलाते हुए नहीं सुना? उसकी इस हरकत से मैं थोड़ा एनॉयड हो जाता हूं। मैंने अभी ईयरबड्स पहने हुए थे, आपकी आवाज नहीं सुनी, तो क्या आपको मुझसे कोई काम है? जिस पर गुचिंगहान को अचानक याद आता है कि वह भी रिबॉर्न हुई है। अभी तो हमारी जान पहचान को ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, हम दोनों बिल्कुल क्लोज नहीं हैं। आज क्लास के बाद तुम अंकल मू की कार में क्यों नहीं आए? मेरा टोन पूरी तरह ठंडा और डिस्टेंट रहता है। आप मजाक कर रही हैं क्या? आप एम्प्लॉयर हैं, मेरे डैड आपके ड्राइवर हैं, मेरे जैसे इंसान को आपके साथ बैठने का कोई हक नहीं है। पहले मुझे अपनी औकात नहीं पता थी, लेकिन अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, और मुझे उम्मीद है कि मिस गु इस वजह से मेरे डैड को ब्लेम नहीं करेंगी। जिसे सुनते ही गु चिंगहान का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। अच्छा है कि तुम्हें अपनी जगह पता है, अगर बाद में ओल्ड मास्टर तुम्हारे बारे में पूछें तो उन्हें खुद एक्सप्लेन करना। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें कार से उतार दिया था। इसके बाद वह जोर से दरवाजा बंद करती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैं पूरी तरह शांत रहता हूँ। इस जिंदगी में मैं वही गलतियां दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं पहले ही कैंपस हाउसिंग के लिए अप्लाई कर चुका हूं, लेकिन रूम मिलने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। अगली सुबह मैं जल्दी उठकर रोड के किनारे बस का इंतजार करने लगता हूं। उसी समय गुचिंगहान बालकनी से मुझे स्कूल जाते हुए देखती है। वह मेरी पीठ को घूरती रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर क्या चल रहा है यह समझ पाना मुश्किल होता है। ऐसा मत सोचो कि ये सब करके तुम मेरा अटेंशन पालोगे। कुछ मिनट बाद बस आ जाती है। बस इतनी ज्यादा भरी हुई होती है कि मुझे भीड़ को धक्का देकर पीछे तक जाना पड़ता है। मैं जैसे ही खड़े होने की जगह ढूंढता हूँ, तभी मुझे पीछे से कोई धक्का देता है। मैं मुड़कर देखता हूँ तो एक मिडिल एज्ड आदमी मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। मैं दूसरी जगह जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह आदमी बड़ी बेशर्मी से वहीं खड़ा रहता है, जैसे उसने तय कर लिया हो कि उसे मेरे बिल्कुल पास ही खड़ा होना है। उसी समय अचानक भीड़ को चीरते हुए एक बेहद खूबसूरत लड़की सामने आती है। उसके हाथ में एक कैक्टस का गमला होता है। वह बार बार एक्सक्यूज मी बोलती हुई लोगों के बीच रास्ता बनाती जाती है और कैक्टस के कांटों की मदद से भीड़ को हटाती चली जाती है। कुछ ही सेकंड में वह सीधे उस मिडिल एज्ड आदमी तक पहुंच जाती है। वह आदमी समय पर नहीं हट पाता और उसका हाथ कैक्टस के कांटों से चुभ जाता है। क्या तुम पागल हो? बस में कैक्टस कौन लेकर चलता है? देखकर नहीं चल सकती क्या? जिस पर लड़की उसी जगह खड़ी हो जाती है जहां वह आदमी पहले खड़ा था और बेहद कैजुअल अंदाज में कहती है, उप्स सॉरी, दोबारा नहीं होगा, समझने के लिए थैंक्स। वह आदमी पहले मेरी तरफ देखता है, फिर गुस्से में दूसरी जगह चला जाता है। मैं लड़की की तरफ देखता हूँ और उसी समय वह भी मेरी तरफ नीचे देखकर घूर रही होती है। उसकी नजरें इतनी शार्प होती हैं जैसे किसी बेवकूफ को देख रही हो। कुछ सेकंड तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, जिसके बाद मैं पूछ बैठता हूँ, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? जिस पर लड़की एक पल के लिए रुकती है। आगे से इस बस में थोड़ा केयरफुल रहना, ऐसे क्रीप्स यहाँ बहुत मिलते हैं, मैं इन्हें कई बार देख चुकी हूँ। तभी मुझे एहसास होता है कि वह पहले मेरी मदद कर रही थी। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। मैं मो चेन हूँ, यूनिवर्सिटी एमए ओपेरा स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ता हूँ। और तुम? सु शाओवे, मैं सामने वाली यूनिवर्सिटी बी में पढ़ती हूँ, फार्मिंग मेजर है मेरा। इसी बीच बस स्टॉप आ जाता है। यूनिवर्सिटी ए और यूनिवर्सिटी बी सिर्फ 2 ब्लॉक्स की दूरी पर हैं। बस से उतरने के बाद मैं उसे थैंक्स बोलने ही वाला होता हूँ कि सा साली तेतमसत पार्ट बन आया हूँ, लेकिन सु शाओवे
बड़े बड़े कदमों से सड़क पार करके अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ तेजी से निकल जाती है, जिस पर मैं भी मुड़कर अपनी यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ और इस पूरी घटना के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। इस साल यूनिवर्सिटी वेलकम पार्टी कुछ ज्यादा ही लाइवली है, क्योंकि इस बार फिनाले परफॉर्मेंस गुचिंगहान की होने वाली है। हर कोई नानचेंगू फैमिली की इस लिटिल प्रिंसेस को देखने के लिए बेताब है, लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं गुचिंगहान को देखना ही नहीं चाहता। लेकिन शेन हाओशुआन मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले जाता है। जिंदगी में ये मौका सिर्फ एक बार मिलता है। कॉलेज में आने के लिए हमने इतनी मेहनत की है, अगर हम नहीं गए तो कॉलेज लाइफ अधूरी रह जाएगी। इसके बाद वह मुझे खींचकर सीधे तीसरी रो में बैठा देता है। उसी समय लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का एक सीनियर स्नैक्स और पेस्ट्रीज उठाकर इधर उधर ले जा रहा होता है। वह काम में पूरी तरह डूबा हुआ होता है। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ती है और वह मुझसे मदद मांग लेता है। वह कहता है कि परफॉर्मर्स के लिए बैकस्टेज ब्रेड पहुंचा दूं, क्योंकि कई लोगों को खाने का समय नहीं मिला है। मैं ब्रेड का बॉक्स उठाता हूं और भीड़ के बीच से निकलते हुए बैकस्टेज पहुंच जाता हूं। वहां कई सीनियर्स अपनी परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे होते हैं। मैं ब्रेड को दरवाजे के पास रखी टेबल पर रख देता हूं और अनजाने में ड्रेसिंग रूम के अंदर झांक लेता हूं। अपने पिछले जीवन में मैं जानबूझकर बैकस्टेज आया था, सिर्फ इसलिए कि गे गुचिंगहान के लिए उसका पसंदीदा बेरी फ्लेवर्ड ब्रेड ला सकूं, क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी थी और वहां मौजूद ज्यादातर ब्रेड्स नट फ्लेवर्ड होते थे। मुझे डर था कि कहीं वह गलती से गलत ब्रेड न खा ले और परफॉर्मेंस खराब न हो जाए, लेकिन इस बार मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। वह आखिर एक एडल्ट है, इतना तो पढ़ ही सकती है कि पैकेट पर नट लिखा है या नहीं। उधर ड्रेसिंग रूम के अंदर न जाने क्यों गुचिंगहान काफी देर तक बाहर नहीं निकलती। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा नॉक होता है। सोंग युतोंग उठकर दरवाजा खोलने ही वाली होती है, लेकिन गुचिंगहान उससे पहले पहुंच जाती है। वह तेजी से दरवाजा खोलती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह रुक जाती है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? बाहर खड़ा लड़का उसके चेहरे को देखकर घबरा जाता है। मिस गु, मैंने सुना है कि आज आपकी परफॉर्मेंस है। धड़ाम! उसकी बात पूरी होने से पहले ही गु चिंगहान जोर से दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद वह खराब मूड के साथ वापस सोफा पर बैठ जाती है। उसके आसपास का ऑरा इतना ठंडा होता है कि कोई भी जम जाए। सोंग युतोंग अपना सिर खुजलाती है। चिंगहान, क्या तुम्हें जाओ यंचन पसंद नहीं है? जिस पर गु चिंगहान एक पल के लिए रुक जाती है। मैंने अभी उसे ठीक से देखा नहीं था। ठीक से नहीं देखा था तो फिर तुमने किसे समझ लिया था? लेकिन गु चिंगहान कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि इस समय उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है। मुचेन अभी तक क्यों नहीं आया? पिछले जीवन में तो इस समय तक वह जरूर यहाँ पहुंच चुका होता। आखिरकार वह और इंतजार नहीं कर पाती। गुचिंगहान उठती है और बाहर निकलती है, लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि लोग पहले ही ब्रेड बांटना शुरू कर चुके हैं। उसी समय सोंग युतोंग कुछ ब्रेड लेकर वापस आती है। पहले थोड़ा खा लो, अभी बाहर जाकर खाने का टाइम नहीं है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद चलते हैं। गुचिंगहान ब्रेड लेकर देखती है और पाती है कि वह नट फ्लेवर्ड है, जिस पर उसका चेहरा और ज्यादा खराब हो जाता है। आखिरकार जब वह स्टेज पर जाकर फर्स्ट लव गाना शुरू करती है, तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। पूरा ऑडियंस गुचिंगहान की अपीयरेंस पर चीख चीख कर चीयर कर रहा होता है, लेकिन मैं सिर झुकाकर अपने फोन में लगा रहता हूँ। शोर से परेशान होकर मैं हेडफोन्स भी लगा लेता हूँ। जब गुचिंगहान फर्स्ट लव खत्म करती है, तब पूरा माहौल एक्साइटमेंट से भर जाता है। कई लोग फ्लावर्स लेकर स्टेज पर चढ़ने लगते हैं। गुचिंगहान पहले ही कई बुके ले चुकी होती है, लेकिन फिर भी वह स्टेज से नीचे नहीं उतरती। ना जाने क्यों उसकी नजर बार बार मेरी तरफ चली जाती है। उसी समय तीसरी रो से में शेन हाओशुआन 2 बोग्स लेकर वापस आता है और उनमें से एक बोग्स मेरी गोद में रख देता है। मुचेन, मैं गुचिंगहान को फ्लावर्स देने जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे? जिस पर मैं बोग्स वापस उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। क्या मजाक कर रहे हो? गुचिंगहान को फ्लावर्स दूं? उससे अच्छा तो मैं ये किसी डॉग को दे दूं। मैं स्टेज की तरफ देखता हूँ और तभी मुझे याद आता है कि पिछले जीवन में सोंग युतोंग ने मेरी काफी मदद की थी, जिस पर मैं कहता हूँ ठीक है चलो साथ चलते हैं। उधर स्टेज पर खड़ी गुचिंगहान को अचानक याद आता है कि पिछले जीवन में उसने मेरे दिए हुए फ्लावर्स नहीं लिए थे और इस बार उसे वो फ्लावर्स लेने चाहिए। इस बार उसे मेरे फ्लावर्स ले लेने चाहिए। आखिरकार उसे पता है कि मैं उसे सच में पसंद करता हूँ। भले ही वह मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन उसके मन में मेरे लिए थोड़ी बहुत अफेक्शन तो है ही। उधर गुचिंगहान स्टेज पर खड़ी रहती है और उसकी नजरें लगातार मुझ पर टिकी रहती हैं, जैसे जैसे मैं फ्लावर्स लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा होता हूँ। उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि जैसे ही मैं उसके पास पहुंचता हूँ, वह अपने आप एक हाथ खाली कर लेती है और मेरे फ्लावर्स लेने के लिए हाथ बढ़ा देती है। लेकिन अगले ही पल मैं उसे कंप्लीटली इग्नोर करते हुए उसके पास से निकल जाता हूँ और सीधे उसके पीछे खड़ी सोंग युतोंग को फ्लावर्स दे देता हूँ। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, अभी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग थी, क्या मैं ये बुके आपको दे सकता हूँ? जिस पर सोंग युतोंग पूरे 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है और फिर उठकर फ्लावर्स ले लेती है। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं तुरंत स्टेज से नीचे उतर जाता हूँ। मैं एक बार भी गुचिंगहान की तरफ नहीं देखता। यह देखकर सोंग युतोंग गुचिंगहान की तरफ नजर घुमाती है, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ कंफ्यूजन दिखाई दे रही होती है। तभी गुचिंगहान अचानक उससे पूछती है, तुम्हारे और मु चेन के बीच क्या चल रहा है? जिसे सुनकर सोंग युतोंग और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। क्या चल सकता है? मैं तो उसे मुश्किल से जानती हूँ। फिर वह थोड़ा सोचकर कहती है, चिंगहान, क्या तुम्हें लगता है कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है ताकि तुम्हारा अटेंशन पा सके? जिस पर गुचिंगहान नाक सिकोड़ते हुए कहती है,
वो खुद को समझता क्या है, जैसे मैं उसे कभी अटेंशन दूंगी। उधर रात के 10 बज चुके होते हैं जब मैं वापस गू फैमिली मैंशन पहुंचता हूँ। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, डैड मुझ तुरंत मेरे पास आ जाते हैं। मुचेन, क्या तुमने आज स्कूल में मिस गू को देखा था? आज उन्होंने मुझे लेने आने के लिए नहीं कहा। अभी रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटी हैं। उनका फोन भी स्विच्ड ऑफ है। मिसेस गो इस समय उन्हें हर जगह ढूंढ रही हैं। जिस पर मैं अपना फोन निकालता हूँ और स्कूल के फ्रेशमैन ग्रुप चैट को खोल लेता हूँ। मिसेस गू से कह दीजिए कि चिंता न करें, वो लोग शायद कराओके गए हुए हैं। ठीक है ठीक है, मैं अभी जाकर उन्हें सुनने बता देता हूँ, नहीं तो बाद में वो किसी को तुम्हारे पास पूछने भेज देंगी। ग्रुप चैट में अपलोड हुई फोटोज को देखते हुए मेरी नजर गो चिंगहान पर पड़ती है। वह एक बेहद हैंडसम लड़के के बगल में बैठी होती है। वो चेंजे है। मुझे पहले से पता था कि आखिर में उन दोनों का साथ होना ही है। अगली सुबह गो चिंगहान का पूरी रात बाहर रहना मिसेस गू को बहुत गुस्सा दिला चुका होता है। मुझे डर था कि कहीं मिसेस गू मुझे भी पूछताछ में न घसीट लें, इसलिए मैं बहुत सुबह ही घर से निकल जाता हूँ। बस में चढ़ते ही मेरी नजर सु शियाओवेई पर पड़ जाती है। आज उसके हाथ में एक बेहद चमकदार और ट्रांसपेरेंट स्यूकुलेंट प्लांट होता है। पिछली बार वाले मिडिल एज्ड आदमी से दोबारा मिलने के डर से मैं सीधे सु शियाओवेई के पास चला जाता हूँ और मुस्कुराकर हेलो बोलता हूँ, जिस पर सु शियाओवेई चुपचाप थोड़ा सरक जाती है और मेरे लिए जगह बना देती है, जैसे मुझे अंदर की तरफ प्रोटेक्ट कर रही हो। उसकी इस थॉटफुल नेचर के लिए मैं मन ही मन ग्रेटफुल फील करता हूँ। फिर मैं खुद ही बात शुरू करता हूँ। सीनियर सु, ये कौन सा प्लांट है? बहुत सुंदर लग रहा है। मैं काफी देर तक उसे देखता रहता हूँ, लेकिन उसे छूने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये सल्केंट बिल्कुल उसी गिफ्ट जैसा दिख रहा होता है जो मुझे अपने पिछले जीवन में ग्रेजुएशन के समय मिला था। जिस पर सु शियाओवेई जवाब देती है, इसका नाम नियोन हॉवर्थिया कोपरी है। तुम्हें पसंद आया? मैं तुरंत सिर हिलाता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल क्रिस्टल जैसा लग रहा है, बहुत सुंदर है। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही सु शियाओवेई वह प्लांट मेरी तरफ बढ़ा देती है। लो, ये तुम्हारे लिए है। जिस पर मैं बिना सोचे समझे उसे पकड़ लेता हूँ और शौक होकर पूछता हूँ, क्या तुम सच में मुझे ये दे रही हो? सु शियाओवेई के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं आता। तुमने कहा था ना कि तुम्हें पसंद है, रख लो, मेरे घर पर ऐसे बहुत सारे हैं। तभी मुझे याद आता है कि वह एग्रीकल्चर कॉलेज की स्टूडेंट है। पौधे उगाने में तो वह जरूर एक्सपर्ट होगी। वैसे भी पिछली बार उसके हाथ में कैक्टस था और शायद ऐसा स्यूकुलेंट ज्यादा महंगा भी नहीं होगा। यह सोचकर मैं खुशी खुशी प्लांट ले लेता हूँ। थैंक्स सीनियर सु, अगली बार मैं आपको मिल्क टी पिलाऊंगा। जिस पर सु शियाओवेई कुछ देर तक मुझे एक अजीब सी नजर से देखती रहती है, फिर अपना फोन निकालती है। फिर अपनी बात से मुकरना मत, पहले फ्रेंड्स ऐड कर लेते हैं। मैं भी तुरंत फोन निकाल लेता हूँ। श्योर, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। जल्द ही बस मेरे स्टॉप पर पहुंच जाती है, लेकिन इस बार सु शियाओवेई तुरंत नहीं जाती, बल्कि खास तौर पर मुझे गुड बाय बोलने के लिए रुकती है। यह देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता हूँ। मैं भी उसे हाथ हिलाकर गुड बाय कहता हूँ और सल्केंट लेकर क्लास की तरफ चला जाता हूँ। उधर शेन हाओशुआन बिल्कुल सही समय पर क्लास में घुसता है और मेरे बगल में बैठ जाता है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही होती है। कल रात मैं ग्रुप चैट में गॉसिप पढ़ते पढ़ते देर तक जागता रहा। मैंने सुना है कि गु फैमिली की लिटिल प्रिंसेस पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के कैंपस हंक को डेट कर रही है। बेशक, मुझे पता था कि वो कैंपस हंक चेंजे ही है। असल में चेंजे विदेश जाकर पढ़ाई करने वाला था, लेकिन उसके डैड के साथ कुछ होने की वजह से वह बाहर नहीं जा पाया। आखिर में उसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ा और पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा। स्कूल अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन चेंजे की फैमिली की हालत अभी भी खराब है। वह गु चिंगहान जैसी सुपर रिच हेरेस को अपने पास बांधकर रखना चाहता है, और दूसरी तरफ गु चिंगहान भी चेंजे के लिए अपनी फैमिली से लड़ चुकी है और उसने भी विदेश जाने से मना कर दिया था। सच कहें तो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। दोनों को वही मिल रहा है जो वो चाहते हैं। शायद इस समय भी दोनों चेंजे के रेंटेड अपार्टमेंट में साथ होंगे। यह देखकर शेन हाओशुआन थोड़ा परेशान हो जाता है। मुचेन, क्या तुम्हें बिल्कुल शौक नहीं लग रहा? गु चिंगहान सच में किसी को डेट कर रही है? जिस पर मैं शांत स्वर में जवाब देता हूँ, किसी रिच लेडी की पर्सनल लाइफ से मेरा क्या लेना देना? गॉसिप करने का टाइम है तो एक और पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो। यह सुनकर शेन हाओशुआन सिर हिलाता है। बात तो सही है, रिच लेडी चाहे जिसे डेट करे। कुछ देर बाद वह अचानक फिर बोल पड़ता है, मुचेन, ये नियोन स्यूकुलेंट तुम्हारा है क्या? हाँ ब्रो, अभी कल ही तो तुम मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और आज तुम क्लास में हजारों वाला प्लांट लेकर घूम रहे हो। यह सुनकर मैं भी चौंक जाता हूँ। क्या मजाक कर रहे हो? इतना छोटा सा सल्केंट हजारों का कैसे हो सकता है? जिस पर शेन हाओशुआन पूरे 1 मिनट तक प्लांट को ध्यान से देखता रहता है। मजाक? ये तो हजारों से भी ऊपर है, कम से कम 5 फिगर का तो होगा ही। यह सुनकर मैं तुरंत ऑनलाइन सर्च करता हूँ और कुछ देर बाद मुझे पता चलता है कि यह सक्यूलेंट सच में बहुत महंगा है। इतनी क्वालिटी वाला प्लांट तैयार करने में सु शियाओवेई ने जरूर बहुत मेहनत की होगी। जिस पर मैं तुरंत फोन निकालता हूँ, सु शियाओवेई का वी चैट खोलता हूँ, प्लांट की फोटो लेकर उसे भेज देता हूँ। हे सीनियर, आज आफ्टरनून में आपकी क्लास कब खत्म होगी? मैं ये प्लांट वापस कर दूंगा। कुछ सेकंड बाद उसकी तरफ से सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क आता है। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? पसंद तो आया है, लेकिन ये बहुत महंगा है और मुझे डर है कि कहीं मैं इसे मार न दूं, इसीलिए वापस कर देता हूँ। काफी देर बाद सु शियाओवेई का रिप्लाई आता है,
नहीं, इसके साथ ही वह मुझे नियॉन हॉवर्थ या कोपरी की केयर गाइड फॉरवर्ड कर देती है। बस इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना। मैं फोन बंद करके सामने रखे प्लांट को देखता हूँ और उसी पल मेरी नजरें बदल जाती हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अचानक शेन हाओशुआन प्लांट को घूरते हुए फिर बोल पड़ता है, वो मुचेन, तुम्हारा ये पॉट एगेट जैसा क्यों दिख रहा है? जिस पर मैं तुरंत अपना हाथ सीने पर रख लेता हूँ। बस करो, अब और मत बोलो। उस दिन मेरी आफ्टरनून में कोई क्लास नहीं होती, इसलिए मैं पूरे समय उस प्लांट को किसी ट्रेजर की तरह संभाल कर रखता हूँ और आखिर में उसे अपने रूम में ले आता हूँ। तभी बगल वाले घर में रहने वाली मेरी स्टेप मॉम जांगलान खिड़की के बाहर से आवाज लगाती है, मुचेन, मिसेस गू तुम्हें बुला रही हैं। जैसे ही मैं मिसेस गू का नाम सुनता हूँ, मुझे इंस्टिंक्टिवली इरिटेशन होने लगती है। अपने पिछले जीवन में गू चिंगहान के साथ पूरे 5 साल के रिलेशनशिप के दौरान मिसेस गू हमेशा उसके सामने तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसके पीछे मुझे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वैसे भी जिस डॉर्म के लिए मैंने अप्लाई किया है वह अगले 1 हफ्ते तक अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए मुझे यहाँ सिर्फ 1 और हफ्ता रहना है। मैं मिसेस गू के पास पहुंचता हूँ और विनम्रता से पूछता हूँ, मैडम आपको मुझसे क्या काम है? अगर वो मेरी कैपेबिलिटी के अंदर हुआ तो मैं मना नहीं करूंगा। जिस पर मिसेस गू बेहद दुखी आवाज में कहती हैं, चिंगहान ने फिर क्लास स्किप कर दी। आज काउंसलर का कॉल आया था, उसने कहा कि चिंगहान 2 दिनों से क्लास में दिखाई नहीं दी है। सेमेस्टर अभी शुरू ही हुआ है। उनकी आवाज में दुख साफ सुनाई देता है, लेकिन मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि स्कूल काउंसलर कभी भी मिसेस गू को कॉल करके यह नहीं बताएगा कि मिस गू क्लास स्किप कर रही है। आखिर गू फैमिली की लिटिल प्रिंसेस से सवाल पूछने की हिम्मत किसमें है और कौन उसकी अटेंडेंस की चिंता करेगा? इसके बाद मिसेज गू फिर कहती हैं, मुचैन, तुम और चिंगहान एक ही स्कूल में पढ़ते हो ना, और कुछ क्लासेस भी कॉमन है। क्या तुम मेरी मदद करके उस पर नजर रख सकते हो? अगर वो क्लास स्किप करे तो तुरंत मुझे टेक्स्ट कर देना। फिर वह अपना फोन निकालती हैं। आओ पहले हम दोनों कांटेक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मिसेस गू असल में गू चिंगहान की क्लास स्किप करने से नाराज नहीं होती। वो इसलिए गुस्सा होती हैं क्योंकि गू चिंगहान क्लास छोड़कर चेंजरे के साथ डेट पर जा रही होती है। मेरे पिछले जीवन में भी बिल्कुल यही हुआ था, लेकिन उस समय मुझे गू चिंगहान पर क्रश था, इसलिए मैंने उसे इस पूरे अरेंजमेंट के बारे में बता दिया था। जिस पर गू चिंगहान हर बार पहले क्लासरूम में पहुंच जाती थी, फिर मेरे फोटो लेकर मिसेस गू को भेजने का इंतजार करती थी और उसके बाद वहां से निकल जाती थी। लेकिन बाद में जब मिसेस गू को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया था। इस बार मैं गू चिंगहान की कोई मदद नहीं करने वाला। मैं मना करने ही वाला होता हूँ कि तभी झांगलान आगे बढ़कर मेरी पीठ थपथपाती है। बस मिस गू की कुछ फोटोज लेनी है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? डोंट वरी मैडम, मुचेन ये काम जरूर करेगा। यह कहते हुए वह अपना वीचैट खोलती है, मिसेस गू का QR कोड स्कैन करती है और फिर उनका कॉन्टैक्ट कार्ड मुझे फॉरवर्ड कर देती है, जिस पर मैं झांगलान के पीछे पीछे बाहर निकलता हूँ। लेकिन मेरे चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही होती है। मैं कोई फोटो वोटो नहीं लेने वाला। हाँ, आपने प्रॉमिस किया है तो आप खुद कर लीजिए। इतना कहकर मैं मुड़ जाता हूँ और सीधे अपने रूम में वापस चला जाता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि मिसेस गू क्या सोच रही हैं। कुछ समय पहले तक मैं खुद गू चिंगहान के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिसेस गू ने ये नोटिस न किया हो। और गू चिंगहान को सबसे ज्यादा नफरत किसी चीज से है तो वो है कोई उस पर नजर रखे। इसलिए मिसेस गू चाहती हैं कि मैं चुपके से उसकी फोटोज लूं, ताकि गू चिंगहान मुझसे नफरत करने लगे और उसका ध्यान चेंजे से हट जाए। उसी रात लगभग 10 बजे के बाद गू चिंगहान आखिरकार घर लौटती है। घर आते ही उसकी और मिसेस गू की जोरदार बहस शुरू हो जाती है। दोनों करीब 1 घंटे तक लड़ती रहती हैं। इसके बाद गू चिंगहान गुस्से से भरी हुई विला से बाहर निकलती है और सीधे छोटे बिल्डिंग के बगल वाले पवेलियन में जाकर बैठ जाती है। और सबसे खास बात, वो पवेलियन मेरे बेडरूम की विंडो के बिल्कुल सामने होता है। अपने पिछले जीवन में मैं अक्सर उसी विंडो से चुपके चुपके गू चिंगहान को देखा करता था। उधर गू चिंगहान ठंडी और भारी नजरों से मेरी विंडो को घूरती रहती है, साथ ही मन काउंटिंग भी कर रही होती है। लगभग हर बार जब काउंट 20 तक पहुंचता था, ड्राइवर सन बाहर आ ही जाता था, कभी खाने का सामान लेकर, कभी अम्ब्रेला लेकर, तो कभी सिर्फ उसका हाल पूछने के लिए। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। ठप जिस विंडो को वह लगातार घूर रही थी वो अचानक बंद हो जाती है और अगले ही पल कर्टेन भी खींच दिया जाता है। यह देखकर गू चिंगहान कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। उसके चेहरे पर साफ शॉक दिखाई देता है। फिर वह नाराज चेहरे के साथ मेरी विंडो तक आती है और कई बार नॉक करती है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गू चिंगहान खुद विंडो पर नॉक करने आ जाएगी। मैं कुछ सेकंड तक घर के अंदर खड़ा रहता हूँ, फिर बाहर निकल आता हूँ। मिस गू, क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? जिस पर गू चिंगहान मुझे एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड नजर से देखती है। तुमने विंडो क्यों बंद की? मैं तुरंत जवाब देता हूँ, ऑब्वियसली प्राइवेसी के लिए। अगर कोई अंदर देख ले तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? यह सुनते ही उसका चेहरा और ज्यादा ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि इस बार मैं अपने पिछले जीवन जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। लेकिन उसके मन में अभी भी यही चल रहा होता है कि मैं बस अटेंशन पाने के लिए कोई नया ड्रामा कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इस विंडो को हमेशा के लिए बंद ही रखना, दोबारा कभी मत खोलना। मैं उसकी जाती हुई पीठ को घूरता हूँ। ये गुस्सैल रिच मिस सच में बहुत इरिटेटिंग है। लेकिन तभी गू चिंगहान अचानक रुक जाती है और फिर वापस मेरी तरफ मुड़ती है। मेरी मॉम ने तुम्हें क्लास में मेरी फोटोज लेने के लिए कहा है ना? जिस पर मैं एक पल के लिए चौंक जाता हूँ। आपको सिर्फ
आपको कैसे पता? रिलैक्स, मैं ये नहीं सोच रही कि तुम चुपके से मेरी फोटोज लोगे, तुमने पहले भी ऐसा नहीं किया था और आगे भी नहीं करोगे। यह कहते हुए गु चिंगहान हल्के से कोल्ड स्नॉट करती है, फिर कुछ सेकंड तक मुझे देखती रहती है। तुम फोटोज ले सकते हो, अगर वो कहती हैं तो ले लेना, वैसे भी मैं क्लास स्किप नहीं कर रही। इतना कहकर वह मुड़ जाती है और कोर्ट यार्ड से बाहर निकलने लगती है। चलते चलते उसे अपना पिछला जीवन याद आता है, कैसे मैंने उसकी मदद करके मिसेस गू से बचाया था और बदले में खुद डांट खाई थी। वह नहीं चाहती थी कि इस बार भी मुझे वही सब झेलना पड़े, लेकिन तभी मैं अचानक उसे आवाज देता हूँ, 1 मिनट, जिस पर गू चिंगहान दोबारा रुक जाती है। उसके चेहरे पर एक मुझे पता था वाली एक्सप्रेशन आ जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि मैं अभी भी उसे पसंद करता हूँ। वह घमंडी अंदाज में पूछती है, क्या है? लेकिन अगले ही पल वह देखती है कि मैं अपना फोन कैमरा उसकी तरफ करके खड़ा हूँ। मिस गू, अभी आपने खुद कहा था कि मैं आपकी फोटोज ले सकता हूँ, है ना? क्या आप एक बार फिर से वही बात बोल सकती हैं, ताकि बाद में सारा ब्लेम मुझ पर ना आए? यह सुनते ही गु चिंगहान गुस्से से लाल हो जाती है। हाँ, मैंने कहा ना कि फोटोज ले सकते हो, जितनी चाहो उतनी ले लो, अब खुश हो? इतना कहकर वह तेज कदमों से वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ मैं खुशी खुशी वह वीडियो सेव कर लेता हूँ, फिर संतुष्ट होकर आराम से सो जाता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि गु चिंगहान इतनी गुस्से में है कि पूरी रात 1 मिनट भी नहीं सोती। अगली सुबह गु चिंगहान की अर्ली मॉर्निंग क्लास होती है। कार में बैठने के बाद वह आदतन बाईं तरफ देखती है, जहां आमतौर पर मैं पहले से बैठा उसका इंतजार करता रहता था, लेकिन इस बार भी सीट खाली होती है। कार कुछ ही देर चली होती है कि रास्ते में उसे मैं साइडवॉक पर पैदल चलता दिखाई देता हूँ, जिस पर उसकी नजर तुरंत मेरे हाथ में पकड़ी मिल्क बॉटल पर जाती है। मुझे हमेशा से सुबह मिल्क पीना पसंद रहा है। हर सुबह उठकर मैं 2 बॉटल्स मिल्क को गर्म पानी में रख देता हूँ और फिर उन्हें कार में बैठकर पीता हुआ स्कूल जाता हूँ। गु चिंगहान ने उस ब्रांड का मिल्क काफी समय से नहीं पिया था। वह 2 सेकंड तक उसे देखती रहती है, फिर अचानक बोल पड़ती है, कार रोको। इसके बाद वह खिड़की से मेरी तरफ देखती है, अंदर आ जाओ, लेकिन मैं सिर हिलाकर मना कर देता हूँ। थैंक्स मिस गु, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं बस से चला जाऊंगा। यह पहली बार होता है जब गु चिंगहान खुद आगे बढ़कर अच्छा बनने की कोशिश करती है और मैं उसे सीधे रिजेक्ट कर देता हूँ, जिस पर वह ठंडी आवाज में कहती है, जो तुम्हारी मर्जी। अगले ही पल कार तेजी से आगे निकल जाती है। उधर मैं भी समय पर बस पकड़ लेता हूँ और जैसा मैंने सोचा था, सु शियाओवेई आज भी बस में मौजूद होती है। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास जाता हूँ, गुड मॉर्निंग सीनियर सु, जिस पर सु शियाओवेई जल्दी से अपना फोन छिपा लेती है। अगर मैं थोड़ा और ध्यान देता तो देख लेता कि वह अभी अभी मेरे वीचैट मोमेंट्स स्क्रॉल कर रही थी। मैं अपने हाथ की एक वार्म मिल्क बॉटल उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ, ये आपके लिए। अब तक मैं और सु शियाओवेई कई बार साथ बस में सफर कर चुके थे, इसलिए हम दोनों काफी फेमिलियर हो चुके थे। जिस पर सु शियाओवेई अपना फोन निकालती है और मुझे अपने ब्यूटीफुल गार्डन की फोटोज दिखाने लगती है। बस से उतरने के बाद भी हम बातें करते रहते हैं। फिर वह मुस्कुराकर कहती है, कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाऊंगी, वहाँ एक छोटा फिश पॉन्ड भी है। हम दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक सु शियाओवेई रुक जाती है। मुझे भी कुछ अजीब सा फील होता है। मैं ऊपर देखता हूँ और सामने गुलीगो चिंगहान अपने 2 फ्रेंड्स के साथ खड़ी दिखाई देती है। उसकी नजरें सीधा सु शियाओवेई के हाथ में पकड़ी मिल्क बॉटल पर टिकी होती हैं। उधर उसके फ्रेंड्स ताने मारते हुए कहते हैं, चिंगहान, ये तुम्हारे ड्राइवर सन नहीं है? पहले तो हर समय तुम्हारे पीछे घूमता रहता था, अब किसी और लड़की के साथ क्या कर रहा है? किसी और लड़की वाली बात सीधे गु चिंगहान के दिल में चुभ जाती है, क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं है कि मैं भी रिबॉर्न हूँ। गु चिंगहान पहले मिल्क बॉटल को देखती है, फिर मुझे देखकर कोल्ड स्नीर करती है, ओह तो ये बात है, इसलिए अब तुम मेरी कार में नहीं बैठते? तुम्हें कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई है? अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही? यह सुनते ही मेरा चेहरा खराब हो जाता है। मिस गु, आप आखिर क्या बकवास कर रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? वह आगे बोलती है, जब तुम पहली बार गु फैमिली में आए थे तब हर दिन बहुत जल्दी कार में आकर मेरा इंतजार करते थे, और ये मिल्क पहले तुम मेरे लिए भी चीजें लाते थे, अब किसी और को दे रहे हो? यह सुनकर मुझे अपना पुराना वाला खुद याद आ जाता है और मेरा एक्सप्रेशन काफी अगली हो जाता है। सच में मुझे गु चिंगहान को पसंद करने का बहुत पछतावा है। क्या आज इसने कोई गलत दवा खा ली है? उधर गु चिंगहान कई बार सु शियाओवेई को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर कहती है, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, ये मेरे फैमिली के ड्राइवर का बेटा है। उस पल मैं शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहता था। सॉरी सीनियर सु, लेकिन सु शियाओवेई बिना कुछ कहे आगे बढ़ती है और मेरे बालों को हल्के से रफल कर देती है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता है कि गु चिंगहान का पर्सनैलिटी बहुत खराब है, लेकिन मैं सु शियाओवेई को इस सब में घसीटना नहीं चाहता। सीनियर, अब आप क्लास में जाइए, लेट मत होइए। जिस पर सु शियाओवेई भौहें सिकोड़ती है। वो लड़की कौन है? मैं 2 सेकंड तक चुप रहता हूँ, फिर जवाब देता हूँ, एकदम साइको है। यह सुनकर सु शियाओवेई कुछ पल रुक जाती है, फिर हिचकिचाते हुए पूछती है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ऑफ कोर्स नॉट। मैं इतनी जल्दी और इतनी मजबूती से इनकार करता हूँ कि गु चिंगहान भी सुन लेती है, जिस पर वह कोल्ड स्नॉट करती है। मैं किसी ड्राइवर जस सन को क्यों डेट करूंगी? यह सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा उबल पड़ता है। अच्छा, ड्राइवर सन पसंद नहीं? तो फिर पिछले जीवन में पूरे 5 साल किसके साथ रिलेशनशिप में थी? किसी गोस्ट के साथ? मैं सीधे उसकी तरफ देखकर बोल पड़ता हूँ, किसने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करूं? क्या तुम ठीक हो? अगर दिमाग खराब हो गया है तो डॉक्टर के पास जाओ। अपने दोनों जन्मों को मिलाकर भी यह पहली बार होता है जब मैंने गु चिंगहान को इस तरह सुनाया होता है। वह पूरी तरह स्टंड रह जाती है और बस मुझे घूरती रहती है। आखिरकार गु चिंगहान चुप हो जाती है। सु शियाओवेई भी कुछ नहीं कहती। उधर मैं खुद थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा होता हूँ।
बाय सीनियर सू, मैं क्लास जा रहा हूँ, आप भी जल्दी जाइए। इतना कहकर मैं उसके जवाब का इंतजार भी नहीं करता, सीधे मुड़ता हूँ और स्कूल गेट के अंदर भाग जाता हूँ। मैं सो शियाओ वेई की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं करता, क्योंकि मुझे डर होता है कि कहीं उसकी आंखों में भी शौक और डिस्नेन न दिखाई दे। पिछले जीवन में गो चिंगहान के साथ रहते हुए मैं ऐसी नजरें बहुत देख चुका हूँ। उधर गो चिंगहान ठंडे और अंधेरे चेहरे के साथ वहीं खड़ी रहती है, उसकी नजरें अनिच्छा से सू शियाओ वेई पर टिकी रहती हैं। लेकिन सू शियाओ वेई भी ज्यादा खुश दिखाई नहीं देती। वह हाथ में मिल्क बॉटल पकड़े रहती है और तब तक मेरी जाती हुई पीठ को देखती रहती है जब तक मैं पूरी तरह ओझल नहीं हो जाता। इसके बाद वह भी मुड़ती है और वहां से चली जाती है। उस सुबह हमारी एक जनरल एजुकेशन क्लास होती है। क्लास में बैठने के बाद मैं सु शियाओ वेई की चैट विंडो खोलता हूँ। मैं उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन मैं बार बार टाइपिंग करता हूँ, फिर डिलीट कर देता हूँ। काफी देर तक यही चलता रहता है। आखिर में मैंने एक भी शब्द सेंड नहीं किया, क्योंकि मैं चाहे जो भी कहता कुछ भी सही नहीं लग रहा था। और फिर जैसे ही मैं अपना फोन ऑफ करने वाला होता हूँ, तभी सू शाओवेई का मैसेज पॉपअप हो जाता है। क्या हुआ? जिस पर मुझे तभी एहसास होता है कि मैं लगभग 10 मिनट से टाइपिंग कर रहा था और पूरे समय एक भी शब्द सेंड नहीं किया था। चैट पर दिख रहा टाइपिंग स्टेटस शायद सू शाओवेई पहले ही देख चुकी होती है। यह सोचकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। सीनियर, अभी जो हुआ उसके लिए मुझे सच में बहुत सॉरी है। उम्मीद है आप उसे दिल पर नहीं लेंगी। जिस पर वह जवाब देती है, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मेरी आंखें थोड़ी लाल हो जाती हैं। गु चिंगहान के मुकाबले सीनियर सू की पर्सनालिटी सच में बहुत अच्छी है। गु चिंगहान ने सू शाओवेई से उस दिन इतने रूखे टोन में बातें कही थीं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सू शाओवेई ने कुछ गलत समझा या नहीं। अगर उसे लग रहा हो कि मैं ऐसा लड़का हूं जो हर जगह लड़कियों पर लाइन मारता फिरता है, तो क्या होगा? मैं पास आ सेमियन, मैं अभी यही सब सोच रहा होता हूँ, तभी कोई मेरे डेस्क के पास से गुजरता है और मेरी टेबल से टकरा जाता है। जिस पर मैं ऊपर देखता हूँ और गुडियों शसी और गु चिंगहान को ठंडे चेहरे के साथ अपने पास से गुजरते हुए देखता हूँ। फिर वह जाकर सबसे पीछे वाली रो में बैठ जाती है। गु चिंगहान आज सच में क्लास में आई है। क्या वह अब चेंजे के साथ घूमने नहीं जा रही, जो उसने कल रात कहा था? क्या वह सच था? कुछ सेकंड तक फ्रीज रहने के बाद मैं तुरंत अपना फोन निकालता हूँ और अभी अभी बैठी हुई गु चिंगहान की एक फोटो ले लेता हूँ। फिर उसे जल्दी से मिसेज गु को सेंड कर देता हूँ। उन्होंने खुद कहा था कि मैं उसकी फोटोज लेकर उन्हें भेज सकता हूँ ताकि वह उस पर नजर रख सकें। इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि जितनी कम परेशानी हो उतना बेहतर है। गु चिंगहान अभी बैठी ही होती है, तभी तंग शाओरान उससे कहती है, मुझे ने अभी अपने फोन से तुम्हारी फोटो ली है। जिस पर गु चिंगहान का चेहरा आखिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। मुझे पता है मैं अंधी नहीं हूँ। अगले 2 दिनों तक जब भी मेरी गु चिंगहान के साथ क्लास होती है, मैं जल्दी से उसकी एक फोटो ले लेता हूँ ताकि मिसेस गु द्वारा दिया गया टास्क बस फॉर्मेलिटी की तरह पूरा हो जाए। लेकिन बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी के गॉसिप ग्रुप्स में यह रूमर फैल जाता है कि मैं गु चिंगहान को पसंद करता हूँ और उसकी सीक्रेट फोटोज लेता हूँ। शेन हाउशुआन गॉसिप ग्रुप की पोस्ट्स स्क्रॉल करते हुए मुझे दिखाता है, ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें गु चिंगहान पर क्रश है। सिर्फ उसका पीछा ही नहीं कर रहे, बल्कि स्टालक भी कर रहे हो। क्लास में उसकी फोटोज लेते हो, क्लास के बाद भी फोटोज लेते हो, यहाँ तक कि जब तुम दोनों की क्लासेस अलग अलग क्लासरूम्स में होती हैं, तब भी तुम भागते हुए वहां पहुंच जाते हो ताकि उसकी सीक्रेट फोटोज ले सको। ये सुनकर मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता हूँ। शन हाउक्सवन फिर कहता है, वह कह रही थी कि इन दिनों जब भी वह सड़क पर चलती है, उसे समझ नहीं आता कि लोग उसे बार बार क्यों देख रहे हैं। ओह, तो असली वजह यही है। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, इतना बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं है जितना ये लोग बता रहे हैं। कोई जानबूझकर इस मामले को गलत तरीके से फैला रहा है। फिर मैं उसे पूरी बात समझाता हूँ। असल में ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये रिच यंग लेडी हमेशा क्लासेस स्किप करती रहती है, इसलिए मिसेज गु ने मुझे उस पर नजर रखने के लिए कहा है। मुझे हर दिन उसकी क्लास की फोटो लेकर उन्हें सेंड करनी पड़ती है। यह सुनकर शेन हाओशुआन पूरी तरह शॉकड रह जाता है। ऐसी मॉम तो बहुत डरावनी है। कोई हैरानी नहीं कि मिस गु इतनी रिबेलियस है। फिर वह मेरी तरफ देखकर पूछता है, मुचेन, क्या तुम सच में कुछ एक्सप्लेन नहीं करोगे? सब लोग सिचुएशन को गलत समझ रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं वो काफी मीन है। जिस पर मैं सिर हिलाकर मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गु चिंगहान को लेकर चल रही गॉसिप ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। 2 हफ्तों के अंदर चेन जे को फैमिली इमरजेंसी की वजह से जल्दी विदेश जाना पड़ेगा, जिसके बाद गु चिंगहान के पास उससे मिलने के लिए क्लासेस स्किप करने का मौका नहीं बचेगा। तब मिसेस गु भी रिलैक्स हो जाएंगी और मुझे भी रोज फोटोज नहीं लेनी पड़ेंगी। लेकिन मेरी किस्मत हमेशा की तरह खराब निकलती है, क्योंकि जिससे मैं सबसे ज्यादा बचना चाहता हूँ वही हो जाता है। दोपहर में लंच करते समय मेरी फिर से गु चिंगहान से मुलाकात हो जाती है, और वह भी पूरी तरह कोइंसिडेंस से। मुझे ये काफी अनलकी लगता है। अपनी पिछली लाइफ में अगर मुझे उससे मिलना होता था तो फेक चांस एनकाउंटर्स बनाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता था, लेकिन रीबर्थ के बाद मैं बिना किसी वजह के उससे बार बार टकराता रहता हूँ। तभी गु चिंगहान मुझे देखकर कहती है, इन दिनों तुम मेरी फोटोज ले रहे हो और मुझे रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हो। वह एक सेकंड रुकती है, फिर मीनिंगफुल नजरों से मुझे देखती है। क्या तुमने मेरी फोटोज अपने एल्बम में सेव की हैं? जिस पर मैं उसे साफ डिस्गस्ट के साथ
देखता हूँ। तुम ही हो जो हमेशा क्लासेस स्किप करती रहती हो, इसलिए मिसेस गू ने अटेंडेंस चेक के लिए तुम्हारी फोटोज लेने को कहा था। अब तुम हर दिन प्रॉपर्ली क्लास अटेंड कर रही हो। मिसेस गू भी बहुत सेटिस्फाइड है। फिर रिपोर्ट करने जैसा क्या है? इसके बाद मैं शांत आवाज में कहता हूँ, रिलैक्स, मैंने एक भी फोटो सेव नहीं की है, तुम्हारी एक भी फोटो मेरे पास नहीं है। यह सुनकर गु चिंगहान की आंखें हल्की सी चमकती हैं, लेकिन फिर वह थोड़ी डिसअपॉइंटेड नजर आती है। तुमने इतनी सारी फोटोज ली और एक भी सेव नहीं की? मैं जवाब देता हूँ, और क्या, मैं तुम्हारी फोटोज सेव क्यों करूंगा? बुरी नजर और इविल स्पिरिट्स भगाने के लिए। मेरी बात सुनकर गु चिंगहान इतनी एनॉय हो जाती है कि हंस पड़ती है। मुझे यकीन नहीं है मुचेन, क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है और तुम मानने से डर रहे हो? मैं मन ही मन मानता हूं कि पिछली लाइफ में मुझे सच में गु चिंगहान पसंद थी, लेकिन अब मैं 100% श्योर हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस पर मैं अपना फोन निकालता हूं और मिसेज गू के साथ चैट हिस्ट्री खोल देता हूं। अगर भरोसा नहीं है तो खुद देख लो। गु चिंगहान तुरंत फोन छीन लेती है और चैट हिस्ट्री देखने लगती है, जहां सिर्फ उसकी क्लास में आने और जाने की फोटोज होती हैं, और उनमें से हर एक या तो ब्लरी बैक शॉट होती है या साइड प्रोफाइल, एक भी फ्रंट फेसिंग फोटो नहीं होती। यह देखकर गु चिंगहान का चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। बहुत बढ़िया, तुम उसके लिए मुझ पर नजर रखते हो, मेरी फोटोज लेते हो और मेरे चेहरे की फोटो लेने की भी कोशिश नहीं करते। फिर वह गुस्से से पूछती है, क्या तुम्हें मेरा चेहरा इतना नापसंद है? जिस पर मैं बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देता हूँ, वैसे भी तुम्हारा चेहरा इतना खास नहीं है। यह सुनकर गु चिंगहान ठंडी हंसी हंसती है और सिर हिलाती है। अच्छा, तो फिर बताओ किसका चेहरा अच्छा लगता है? मैं बिना सोचे जवाब देता हूँ, सु श्याओवेई। यह सुनते ही वह भौहें सिकोड़ लेती है। अचानक सीनियर सु का नाम क्यों ले रहे हो? तुम उसे इतने क्लोजली सीनियर सु बुलाते हो, मैं भी तुमसे बड़ी हूँ, मुझे सीनियर क्यों नहीं बुलाते? आखिर तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है? जिस पर मैं फोन वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ। हमारा जो भी रिलेशनशिप है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सुनकर गु चिंगहान का चेहरा और भी ग्लूम हो जाता है। फिर वह गुस्से में फोन को जोर से जमीन पर फेंक देती है। क्रैक, एक तेज आवाज गूंजती है और फोन स्क्रीन टूट जाती है, जिस पर मैं जल्दी से फोन उठाता हूँ और गुस्से में कहता हूँ, गु चिंगहान, क्या तुम पागल हो गई हो? स्क्रीन टूट गई है, इसका पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, बाद में बिल सेंड कर दूंगा। उम्मीद है मिस गु पेमेंट देने से मना नहीं करेंगी। इतना कहकर मैं तुरंत वहां से मुड़ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक सेकंड भी गु चिंगहान के साथ रुकना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गु चिंगहान गुस्से से पैर पटकती रह जाती है। असल में जब उसे पता चला था कि मैं उसकी फोटोज ले रहा हूँ, तो वह अंदर ही अंदर काफी खुश हुई थी। उसे लगा था कि मुझे उस पर क्रश है, इसलिए मैं उसकी फोटोज लेता हूँ। उसे पूरा यकीन था कि मैं वापस जाकर चुपके से उन फोटोज को देखूंगा, लेकिन अब बिना किसी वजह के वह खुद ही गुस्से से भर गई थी। इसके बाद जब मैं फूड स्ट्रीट से होकर स्कूल वापस जा रहा होता हूँ, तब मुझे नहीं पता होता कि सामने वाले स्कूल की सु श्याओवेई भी आज अपने क्लासमेट्स के साथ वहीं लंच कर रही होती है। सु श्याओवेई सबसे पहले मुझे देख लेती है, लेकिन मुझे आवाज नहीं देती, क्योंकि वह सुबह एग्रीकल्चरल कॉलेज में कई घंटे बिताकर आई होती है। उसके कपड़ों पर मिट्टी के कई निशान लगे होते हैं और वह मेरे सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा मैं भी उसे काफी बैड मूड में नजर आता हूँ। मेरे भीड़ में गायब हो जाने के बाद सु श्याओवेई नोटिस करती है कि उसके डेस्कमेट क्लासमेट्स भी मुझे ही देख रहे होते हैं, जिस पर उनमें से एक पूछता है, क्या यही वह लड़का है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? देखने में तो काफी वेल बिहेव्ड लगता है, यकीन नहीं होता कि यह स्टॉकर निकलेगा। ये सुनकर सु श्याओवेई तुरंत बोल पड़ती है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कौन स्टॉकर? जिस पर एक क्लासमेट कहता है, अरे वह बड़ी फेमस गु चिंगहान, पता नहीं तुमने उसका नाम सुना है या नहीं। रूमर है कि उसके ड्राइवर का बेटा उसे पसंद करता है, वह उसी स्कूल में पढ़ता है और इन दिनों उसकी सीक्रेट फोटोज ले रहा है। फिर वह एक पोस्ट खोलकर दिखाता है, देखो, गु फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर को स्कूल ज्वाइन किए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और पहले ही एक क्रेजी एडमायरर उसकी फोटोज लेने लगा है। पोस्ट में साफ दिखाई दे रहा होता है कि मैं फोन पकड़कर गु चिंगहान की बैक फोटो ले रहा हूँ। यह देखकर सु श्याओवेई को उसी दिन सुबह गु चिंगहान द्वारा कही गई बातें याद आ जाती हैं। क्या मु चेन सच में गु चिंगहान को पसंद करता है? वह हल्का सा फ्रॉन करती है, लेकिन अगले ही पल सोचती है, चाहे जो भी हो, ये पोस्ट मु चेन की रेपुटेशन के लिए अच्छी नहीं है, मुझे किसी से कहकर इन्हें हटवाना होगा। जब मैं स्कूल वापस पहुंचता हूं, तब मैं भी वही पोस्ट देखता हूं जिसमें मुझ पर गु चिंगहान की सीक्रेट फोटोज लेने का आरोप लगाया गया होता है, लेकिन वह पोस्ट बहुत जल्दी डिलीट हो जाती है। इतना ही नहीं, मुझसे जुड़ी सारी न्यूज भी पूरी तरह इंटरनेट से गायब हो जाती है। यह देखकर शेन हाओशुआन पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। क्या गु फैमिली इतनी पावरफुल है? ये लोग पूरे इंटरनेट से कंटेंट डिलीट कर सकते हैं। जिस पर मैं अपने फोन को देखते हुए सोच में पड़ जाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह काम गु चिंगहान ने किया है, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो फिर ऐसा कौन कर सकता है? तीसरे दिन मैं अभी क्लासरूम के दरवाजे तक ही पहुंचा होता हूँ, तभी गु चिंगहान को सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे आते हुए देखता हूँ। वह सीधे मेरे पास आकर कहती है, आज शेन जे का बर्थडे है, मैं उसके लिए गिफ्ट खरीदने जा रही हूँ, आज मेरी मॉम को मैनेज कर लेना, ओके? मैं वादा करती हूँ कि कल सारी क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करूंगी। वह ऐसे बोलती है जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मैं उसकी बात मान ही लूंगा, जैसे मुझे वही करना चाहिए जो वह कहे। जिस पर मैं अपना फोन उठाता हूँ और गु चिंगहान की एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ। फिर ठंडे चेहरे के साथ कहता हूँ, ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन उसी
उसी समय मैं तुरंत वीचैट खोल लेता हूँ और उसकी क्लास स्किप करते हुए ली गई फोटो को मिसेस गू के पास सेंड करने की तैयारी करने लगता हूँ। गू चिंगहान अचानक मेरा फोन छीन लेती है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम कितने अनरीजनेबल हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि आज चेन जे का बर्थडे है। मैं रात 8 बजे तक वापस आ जाऊंगी। क्या मेरी मॉम के सामने मेरे लिए कवर करना इतना मुश्किल है? जिस पर मैं ठंडी हंसी के साथ कहता हूँ, हाँ मुश्किल है। मिसेस गू को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मिसेस गू से झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। अपनी पिछली लाइफ में मैं यह सबक पहले ही सीख चुका था। यह सुनकर गू चिंगहान की आंखें तेज हो जाती हैं। और तुम कहते हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। अभी जब मैंने कहा कि मैं चेन जे के बर्थडे पर जा रही हूँ तब तुम साफ साफ जेलस हो रहे थे। जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, प्रिंसेस नार्सिसिज्म भी एक बीमारी है, तुम्हें इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मेरी बात सुनकर गु चिंगहान इतनी गुस्सा हो जाती है कि मेरा फोन लेकर मुड़ जाती है। मैं रात 8 बजे वापस आ जाऊंगी, तब आकर अपना फोन ले जाना और मैं खुद अपनी मॉम को सब एक्सप्लेन कर दूंगी। जिस पर मैं गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़ता हूँ। लेकिन गु चिंगहान जल्दी से कार में बैठ जाती है, फिर गैस दबाकर वहां से निकल जाती है। उसे जाते हुए देखकर मैं बेबस खड़ा रह जाता हूँ। मैं मिसेस गू और गु चिंगहान के बीच बुरी तरह फंस चुका था और बीच में पिसना सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। जिस पर मैं मन ही मन फैसला करता हूँ कि मुझे अपने डैड से जॉब छोड़ने के लिए कहना ही होगा। फिर मैं खुद और ज्यादा पार्ट टाइम जॉब्स करूंगा और पैसे कमाऊंगा। अब मेरा फोन मेरे पास नहीं था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि मैं मिसेस गू से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। मुझे वापस जाकर उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके अलावा फोन ना होने की वजह से मैं बस में ट्रैवल भी नहीं कर सकता था और ना ही कुछ खरीद सकता था। जिस पर मुझे आज शेन हाउशवान से हेल्प मांगनी पड़ती है ताकि वह मेरे लिए शेयर्ड बाइक स्कैन कर दे और मैं उससे घर वापस जा सकूं। मैं मन ही मन सोचता हूं कि सीनियर सू ने मुझे पिछले 3 दिनों से नहीं देखा है। शायद वह भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ सू शियाओवेई हमेशा की तरह टाइम पर बस स्टॉप पहुंच जाती है। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद वह उसी बस में चढ़ती है जिसमें मैं आमतौर पर ट्रैवल करता हूँ। जब बस एक फेमिलियर स्टॉप पर पहुंचती है तब वह तुरंत सीधी होकर बैठ जाती है और बस के फ्रंट डोर की तरफ देखने लगती है, लेकिन डोर्स बंद हो जाते हैं। फिर भी उसे मैं कहीं दिखाई नहीं देता, जिस पर सू शियाओवेई के चेहरे पर साफ निराशा छा जाती है। पिछली बार जब हम बस से उतरकर गु चिंगहान से टकराए थे उसके बाद से मैंने बस लेना बंद कर दिया था। जिस पर वह मन ही मन सोचती है, क्या वह मुझसे बच रहा है या फिर गु चिंगहान की वजह से जानबूझकर मुझसे दूरी बना रहा है। कुछ देर बाद वह मेरा वीचैट अकाउंट ढूंढती है और मुझे मैसेज भेजती है। वह नियॉन हॉवर्थिया सस्कुलेंट प्लांट कैसा चल रहा है? उसे थोड़ा सनलाइट देना, लेकिन डायरेक्ट तेज धूप में मत रखना। ओके। इतना कैजुअल मैसेज भेजने के बाद वह नर्वसली रिप्लाई का इंतजार करने लगती है, लेकिन पूरी सुबह गुजर जाती है और सू शियाओवेई को कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर वह शाम तक इंतजार करती है, लेकिन मैं तब भी जवाब नहीं देता। पूरा दिन परेशान रहने के बाद सू शियाओवेई आखिर एक और मैसेज भेजने का फैसला करती है। तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? इस बार उसे बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाता है। अब से मुझ चेन को मैसेज मत करना। यह पढ़ते ही सू शियाओवेई का चेहरा उतर जाता है, जिस पर वह क्वेश्चन मार्क भेजती है, लेकिन अगले ही पल एक रेड एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देता है, जिस पर वह शॉक हो जाती है। क्या मुझेन ने मुझे ब्लॉक कर दिया? लेकिन अगले ही पल वह सिर हिलाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, किसी और ने उसका फोन लिया है और मुझे ब्लॉक किया है। जिस पर उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, गु चिंगहान। क्या मुचेन सच में उसे पसंद करता है? क्या वे दोनों अब भी साथ हैं? उधर स्कूल गेट पर शेन हाउशुआन को गुड बाय कहने के बाद मैं अकेले शेयर्ड बाइक चलाते हुए घर की तरफ निकल जाता हूँ। जब मैं एक इंटरसेक्शन पर रेड लाइट का इंतजार कर रहा होता हूँ तभी बस में खड़ी सू शियाओवेई मुझे शेयर्ड बाइक चलाते हुए देख लेती है। यह देखकर वह पूरी तरह शॉकड रह जाती है। असल में वह इतने दिनों से सिर्फ इसलिए बस ले रही थी ताकि मुझसे टकराने से बच सके, लेकिन मैं तो स्कूल आने जाने के लिए बाइक चला रहा था। मैं धीरे धीरे बाइक चला रहा होता हूँ, तभी अचानक रोड साइड से कोई मुझे आवाज देता है। वह एक लड़की की आवाज होती है, ठंडी, धीमी और हल्की सी नाराजगी से भरी हुई। फिर अचानक एक हाथ मेरे हैंडल बार पर आकर टिक जाता है, जिस पर मैं तुरंत बाइक रोक देता हूँ। मैं ऊपर देखता हूँ और मेरी नजर सू शियाओवेई से मिल जाती है। सू शियाओवेई के चेहरे पर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है। तुम इन दिनों बाइक से स्कूल आ जा रहे हो? ये रास्ता बहुत लंबा है, आखिर कब तक ऐसे चलाते रहोगे? असल में वह मुझसे कंफर्म करना चाहती थी कि क्या मैं गु चिंगहान से बचने के लिए और बस में उससे ना मिलने के लिए बाइक चला रहा हूँ। अगर ऐसा था तो वह खुद भी अब बस लेना बंद कर देती, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे वीचैट से सू शियाओवेई पहले ही ब्लॉक हो चुकी है। जिस पर मैं हैरानी से पूछता हूँ, सीनियर आप यहाँ क्या कर रही हैं? सू शियाओवेई थोड़ा गिल्टी होकर कहती है, बस यूं ही इधर से गुजर रही थी। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, काफी कोइंसिडेंस है। इसके बाद हम दोनों साथ साथ चलने लगते हैं और मैं अपनी बाइक हाथ से पुश करता रहता हूँ। फिर मैं ईमानदारी से सारी बात बता देता हूँ। आज सुबह जब मैं स्कूल आया था तब गु चिंगहान मेरा फोन लेकर चली गई। अब मेरा फोन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं बस पास भी स्कैन नहीं कर सकता था। मुझे एक क्लासमेट से बाइक स्कैन करवानी पड़ी और उसी से धीरे धीरे वापस जा रहा हूँ। यह सुनकर सू शियाओवेई पूरे दिन की उलझन के बाद एकदम चौंक जाती है। तुम्हारा मतलब तुम्हारा फोन गु चिंगहान के पास है? जिस पर मैं सिर
सिर हिला देता हूँ। वह हमेशा क्लासेस स्किप करता है, इसलिए मैडम गू ने मुझे उस पर नजर रखने को कहा है। लेकिन जब उसे यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हो गया, इसलिए उसने मेरा फोन छीन लिया ताकि मैं मैडम गू से कांटेक्ट अप ना कर सकूं। यह सुनकर सो शियाओवेई हंस पड़ती है। हाँ 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 हाँ, तो बात यह थी, जिस पर वह मन ही मन राहत की सांस लेती है। अच्छा हुआ कि उसने बस से उतरकर मुझसे सीधे बात करने का फैसला किया, वरना यह गलतफहमी और बढ़ जाती। तभी आसमान से हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं, जिस पर सु शाओवेई ऊपर देखती है। बारिश शुरू हो गई है, बाइक मत चलाओ, पहले कहीं शेल्टर ढूंढते हैं। फिर वह पूछती है, क्या तुमने डिनर कर लिया? मैं आज्ञाकारी तरीके से सिर हिलाकर कहता हूँ, हाँ हाँ कर लिया। जिस पर वह फिर पूछती है, आज मिल्क टी पी थी? यह सवाल मुझे थोड़ा अजीब लगता है। नहीं, आज नहीं पी। यह सुनकर सु शाओवेई मुस्कुराती है। चलो फिर मैं तुम्हें मिल्क टी पिलाती हूँ। अब तक बारिश तेज होने लगती है, हल्की बूंदाबांदी लगातार जारी रहती है और सड़क पर मौजूद लोग भागने लगते हैं, जिस पर सु शाओवेई अचानक मेरा हाथ पकड़ लेती है और मुझे लेकर दौड़ पड़ती है। मॉल के एंट्रेंस पर पहले से काफी लोग बारिश से बचने के लिए खड़े होते हैं। सु शाओवेई मेरी स्लीव पकड़ती है और भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर अंदर ले जाती है। मिल्क टी शॉप के अंदर का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। हम दोनों चुपचाप विंडो के बाहर गिरती बारिश को देखते रहते हैं। आखिरकार हमारी मुलाकातें अभी तक सिर्फ कुछ ही बार हुई थीं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूं, और सु शाओवेई भी अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता होता कि जब मैं सु शाओवेई के साथ मॉल में बारिश से बच रहा होता हूं, उसी समय चेन जे के बर्थडे सेलिब्रेशन में मौजूद गु चिंगहान बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो रही होती है। चेन जे जानता था कि गु चिंगहान उसे काफी समय से पसंद करती है, लेकिन वह हमेशा उसे होप देता रहा और कभी ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं आया। लेकिन हाल ही में उसे अचानक क्राइसिस महसूस होने लगी थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि गु चिंगहान उस ड्राइवर के बेटे की उससे ज्यादा केयर करती है जितना उसने सोचा था। जिस पर उसने बर्थडे का फायदा उठाते हुए सीधे गु चिंगहान के साथ अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल करने का फैसला कर लिया। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट यह सुनकर गु चिंगहान बिल्कुल खुश नजर नहीं आती। वह विंडो के बाहर हो रही तेज बारिश को देखता है और हल्का सा फ्रॉन करता है। तभी गु चिंगहान अपनी पॉकेट से एक क्रैकेड स्क्रीन वाला फोन निकालती है। फोन देखते ही चेन जे के दिमाग में अलार्म बेल्स बजने लगती हैं। चिंगहान, ये फोन किसका है? गु चिंगहान पहले से ही काफी इरिटेटेड होती है। मुचेन का। यह सुनकर चेन जे तुरंत पूछता है, वह तुम्हारे घर के ड्राइवर का बेटा है ना? उसका फोन तुम्हारे पास क्यों है? जिस पर जय गु चिंगहान पावर बटन दबाती है और स्क्रीन पर टाइम देखती है। अब 8:40 बज चुके होते हैं। उसे याद आता है कि उसने आज सुबह मुचेन का फोन सिर्फ इसलिए छीन लिया था ताकि वह मैडम गु को उसके क्लास स्किप करने की खबर न दे सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और बाहर भी लगातार बारिश हो रही थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि मुचेन इस वक्त कैसा होगा, जिस पर उसका मूड और भी खराब हो जाता है। वह चेन जे के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे घर भी लौटना था। आखिरकार वह कहती है, क्यों ना तुम आज मेरे घर चलो, रात मेरे घर रुक जाना, कल मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। यह सुनकर चेन जे एक पल के लिए स्टंट रह जाता है। वह बचपन में गु फैमिली के ओल्ड हाउस गया था, लेकिन बड़ा होने के बाद कभी नहीं गया, जिस पर उसे लगने लगता है कि शायद गु चिंगहान इस बार सच में रिलेशनशिप ऑफिशियल करना चाहती है। रात के 9:30 बज चुके होते हैं जब दोनों घर वापस पहुंचते हैं। घर में घुसते ही गु चिंगहान सबसे पहले हाउसकीपर से कहती है, मुचेन को बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जिस पर हाउसकीपर थोड़ा झिझकते हुए जवाब देता है, मिस, मुचेन अभी तक वापस नहीं आया है। यह सुनते ही गु चिंगहान तुरंत भड़क जाती है। अभी तक वापस नहीं आया? उसके पास मेरा फोन होता है। उसने खुद मुझसे वादा किया था कि वह 8 बजे तक लौट आएगी, इसलिए वह चेन जे को लेकर होटल से इतनी जल्दी वापस आई थी। लेकिन अब पता चलता है कि मैं खुद ही घर नहीं लौटा था। जिस पर हाउसकीपर जल्दी से समझाता है, मिस, बहुत देर हो चुकी है और बाहर तेज बारिश हो रही है। मुचेन शायद अम्ब्रेला भी नहीं लाया होगा। मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ कि वह कहाँ है। फिर ड्राइवर मुझको भेज देते हैं। हाउसकीपर जैसे ही नंबर डायल करता है, तभी गु चिंगहान की पॉकेट में रखा मेरा फोन बजने लगता है। यह देखकर वह चिढ़कर फोन बंद कर देती है। उसे छोड़ दो, अम्ब्रेला नहीं है तो खरीद सकता है ना। लेकिन यह कहते ही उसे अचानक कुछ याद आता है, मेरे पास फोन ही नहीं है तो मैं अम्ब्रेला खरीदूंगा कैसे? जिस पर वह झुंझलाकर कहती है, ठीक है, मैं खुद स्कूल जाकर उसे ले आती हूँ। लेकिन हाउसकीपर तुरंत उसे रोक देता है। मिस, आपका जाना बेहतर नहीं होगा। मिसेस गु फैमिली के हाउसकीपर तुरंत कहता है, मिसेस गु पूरे समय आपका इंतजार कर रही हैं। जिस पर मुझे समझ आ जाता है कि आज घर में माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। असल में मिसेस गु पूरे दिन से बहुत गुस्से में थीं, क्योंकि वह ना तो गु चिंगहान से कांटेक्ट कर पा रही थीं और ना ही मुझसे। अब जब उन्होंने देखा कि गु चिंगहान सच में चेन जे को लेकर वापस आ गई है, तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया था। इसके बाद हाउसकीपर चेन जे की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर चैन, मैंने आपके लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दिया है, आप पहले जाकर आराम कर लीजिए। जिस पर चेन जे थोड़ा बेचारगी भरे चेहरे के साथ गु चिंगहान को देखता है। चिंगहान, क्या मैं तुम्हारे रूम में जा सकता हूँ? यह सुनकर हाउसकीपर को लगता है कि यह बिल्कुल सही नहीं है। मिसेस गु पहले से ही आग बबूला है, अगर ऐसा हुआ तो मामला और बिगड़ जाएगा। लेकिन गु चिंगहान हाउसकीपर की वार्निंग भरी नजरों को पूरी तरह
तरह इग्नोर कर देती है। फिर वह कहती है, सॉरी एज, अभी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती, तुम पहले मेरे रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं मॉम से मिलकर आती हूँ। उधर मैं और सु शियाओवेई एक कॉफी शॉप में बैठे होते हैं। कुछ देर बाद सु शियाओवेई पहले एक सजेशन देती है, लगता है बारिश इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है, यहाँ बैठकर इंतजार करने से अच्छा है कि ऊपर जाकर मूवी देख लेते हैं। जिस पर मैं थोड़ा असहज होकर कहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि हम अभी इतने क्लोज हैं कि साथ में मूवी देखें। फिर मैं आगे कहता हूँ, सीनियर, आपको मेरे साथ रुकने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला भी यहाँ बारिश रुकने का इंतजार कर सकता हूँ। यह सुनकर सु शियाओवेई मुझे गंभीर नजरों से देखती है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि पिछली बार बस में तुम्हारी मुलाकात एक क्रीप से हुई थी? अब काफी देर हो चुकी है, तुम अकेले हो, तुम्हारे पास फोन भी नहीं है, ये बिल्कुल सेफ नहीं है। फिर वह पूछती है, क्या तुम सच में बाइक चलाकर घर जाने वाले हो? उसकी आंखों में हल्की सी स्टर्ननेस दिखाई देती है, जिस पर मैं उसकी नजरों से नजर मिलाता हूँ और फिर अनजाने में सिर हिला देता हूँ। सु शियाओवेई तुरंत खड़ी हो जाती है, चलो मूवी देखते हैं। वैसे हाल ही में जो पॉपुलर एनिमेटेड मूवी रिलीज हुई है उसे देखते हैं। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही सु शियाओवेई अपने फोन में टिकट्स देखने लगती है। 20 मिनट बाद शो शुरू हो रहा है, अभी टिकट्स मिल जाएंगी, पॉपकॉर्न लोगे? जिस पर मैं जल्दी से कहता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरा दिमाग सु शियाओवेई की स्पीड के साथ मैच ही नहीं कर पा रहा था। अभी तो उसने पूछा था कि मूवी देखनी है या नहीं, और अगले ही पल टिकट्स भी बुक कर ली थी। फिर वह मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, पॉपकॉर्न नहीं लेते, पहले ऊपर चलते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन फिर रुक जाता हूँ और उसके पीछे पीछे चुपचाप चलने लगता हूँ। मुझे ऐसे फॉलो करते हुए देखकर सु शियाओवेई के दिल में हल्की सी खुशी होती है। असल में वह खुद मानती है कि वह थोड़ा चीटिंग कर रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल उसी टाइप का लड़का था जो उसे पसंद था। जिस दिन उसने पहली बार मुझे बस में देखा था, उसी दिन से उसे मुझ पर क्रश हो गया था। उसने तो मुझे अप्रोच करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान भी बना लिया था, लेकिन प्लान्स हमेशा रियलिटी के हिसाब से नहीं चलते। अब वह बस चीजों को थोड़ा फास्ट करना चाहती थी। इसके बाद जब मूवी खत्म होती है तब लगभग रात के 11 बज चुके होते हैं। बाहर की बारिश भी काफी कम हो चुकी होती है, जिस पर सु शियाओवेई थोड़ा सॉरी फील करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें अपने साथ मूवी देखने पर मजबूर कर दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहर निकलते निकलते इतना लेट हो जाएगा। फिर वह पूछती है, तुम्हारे फैमिली वाले वरीड तो नहीं होंगे? मैं सिर हिलाकर जवाब देता हूँ, मैंने आपके फोन से डैड को कॉल कर दिया था, वह टेंशन नहीं लेंगे। फिर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, और अभी वाली मूवी सच में बहुत अच्छी थी। कुछ देर के लिए मैं गू फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स भूल गया था, लेकिन अब भी मुझे वापस जाकर मिसेज गू के गुस्से का सामना करना था। जिस पर सु शियाओवेई अपना फोन निकालती है, तुम गु फैमिली के हाउस वापस जा रहे हो ना? एड्रेस दो, मैं टैक्सी बुला देती हूँ। इसके बाद रात के लगभग 11:30 बजे मैं गु फैमिली के ओल्ड रेसिडेंस पहुंचता हूँ। कार से उतरने से पहले मैं सु शियाओवेई को थैंक यू बोलता हूँ और गुड बाय कहता हूँ। उसे जाते हुए देखकर मुझे थोड़ा गिल्टी फील होता है। सीनियर सु सच में बहुत अच्छी इंसान है। मैं कार को दूर जाते हुए देखता हूँ, फिर गु हाउस की तरफ मुड़ जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं गेट के अंदर जाता हूँ, अचानक डोर के पास खड़ी एक डार्क फिगर को देखकर चौंक जाता हूँ। मैं थोड़ा नर्वस होकर ध्यान से देखता हूँ और फिर गु चिंगहान को डोर पर खड़ा पाता हूँ, जो उदास चेहरे के साथ सीधे मुझे घूर रही होती है। मैं हैरानी से पूछता हूँ, मिस गु, आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? जिस पर गु चिंगहान बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहती है, क्या मैंने नहीं कहा था कि 8 बजे तक वापस आ जाना? फिर वह पूछती है, इतनी देर क्यों हुई? इन दिनों मुझे सच में लगने लगा था कि गु चिंगहान का व्यवहार मेरे प्रति थोड़ा स्ट्रेंज हो गया है। मैं हल्का सा इरिटेटेड होकर कहता हूँ, मिस गु, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना? फिर मैं हाथ बढ़ाकर कहता हूँ, अब मेरा फोन वापस दे सकती हैं। मेरा नाराज चेहरा देखकर गु चिंगहान को अजीब सा बुरा लगता है। वह फोन निकालती है, लेकिन मुझे तुरंत नहीं देती। इसके बजाय वह मुझे घूरते हुए पूछती है, तुमने ये हैट किसकी पहनी हुई है? जिस पर मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ। फिर मुझे एहसास होता है कि अभी भी मेरे सिर पर सु शियाओवेई की हैट है। ओह यह, मैं कैजुअल अंदाज में कहता हूँ, आज बारिश हो रही थी, मेरे पास फोन नहीं था, इसलिए अम्ब्रेला भी नहीं खरीद पाया। एक काइंड सीनियर ने मुझे अपनी हैट दे दी। इतना कहकर मैं आगे बढ़ता हूँ और उसके हाथ से फोन छीन लेता हूँ, लेकिन गु चिंगहान के दिमाग में उसी लड़की की इमेज घूम रही होती है जो पहले बस में मेरे साथ ट्रैवल करती थी। फिर वह व्यंग्य भरी आवाज में कहती है, सिर्फ एक काइंड सीनियर, यह हैट हजारों युआन की है, कोई यूं ही किसी को दे देता है, वह सच में बहुत काइंड है ना? यह सुनकर मैं बीच में ही फ्रीज हो जाता हूँ। रुको, क्या? एक हैट की कीमत हजारों युआन? जिस पर गु चिंगहान ताना मारते हुए हंसती है, कोई हैरानी नहीं कि तुम अब मेरे साथ राइड नहीं करना चाहते, तुम्हें कोई और बेहतर इंसान मिल गया है जिसके आगे गुड बॉय बन सको। मैं कंधे उचकाकर कहता हूँ, जो सोचना है सोचो, अगर मुझे मॉक करने से तुम्हें अच्छा फील होता है तो मैं इसे आज का गुड डीड मान लेता हूँ। मेरी बात सुनकर गु चिंगहान और भी ज्यादा हर्ट हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है, मैं हमेशा इतना सॉफ्ट स्पोकन था, फिर मैं अचानक ऐसा कब बन गया? असल में आज रात चेन जे को घर लाने के बाद उसकी मिसेज गु से बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और लड़ाई के आखिर में गु चिंगहान गुस्से से डोर पटक कर बाहर निकल गई थी, लेकिन उसके बाद भी मैं घर नहीं लौटा था। वह मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि उसने अपने रूम में रेस्ट कर रहे चेंजे की भी परवाह नहीं की। वह बस विला गेट पर खड़ी होकर मेरा इंतजार करती रही, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि
कि बदले में उसे ऐसा बिहेवियर मिलेगा। इसके बाद मैं अंदर जाता हूँ और गार्डन के पास चेन जे को खड़ा देखता हूँ, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। मुझे देखते ही वह गु चिंगहान की तरफ दौड़ जाता है। चिंगहान, मैं तुम्हें और आंटी को झगड़ते हुए सुना। फिर वह बेचारे बनने वाले अंदाज में कहता है, मैंने यह भी सुना कि वह मुझे घर से निकालने वाली हैं। तुम इतनी देर तक वापस नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ अकेला डर गया था। फिर वह कहता है, क्या तुम आज रात मुझे घर छोड़ सकती हो? मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। तुम्हारी मॉम बहुत गुस्से में लग रही हैं। मैं यह सब साइड से खड़े होकर ठंडे भाव से देखता रहता हूँ। गु चिंगहान सच में चेन जे को घर ले आई थी। आज मिसेस गु गुस्से से हार्ट अटैक ना ले लें, यही बहुत बड़ी बात होगी। जिस पर गु चिंगहान आगे बढ़कर चेन जे को हक कर लेती है। अजय, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। मेरी मॉम को तुम्हें निकालने का कोई हक नहीं है। चलो वापस अंदर चलते हैं। अगर मॉम फिर कुछ कहेंगी तो मैं ग्रैंडअप्पा से बात करूंगी। यह सुनकर चेंजे आखिर रिलैक्स हो जाता है। मैं गु चिंगहान को देखता हूँ, जो पूरी तरह लव में ब्लाइंड हो चुकी थी, और मन ही मन सोचता हूँ कि क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है। इसके बाद मैं मुड़कर सीधे अपने रूम में लौट जाता हूँ। रूम में पहुंचकर जैसे ही मैं सु शियाओ वेई का वीचैट ढूंढने लगता हूँ, मुझे वह कहीं दिखाई नहीं देता, जिस पर मैं हल्का सा फ्राउन कर देता हूँ। तभी अचानक एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वह सु शाओवे की होती है। मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। रुको, मैंने सु शाओवे को कब डिलीट किया? अगले ही पल मेरे दिमाग में एक नाम आता है, गु चिंगहान। मैं तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ और उसे मैसेज भेजता हूँ, हे सीनियर, आप सेफ घर पहुंच गई थी ना? जिस पर सु शियाओ वेई लगभग तुरंत रिप्लाई करती है, आखिर तुम्हें अपना फोन वापस मिल गया है ना? मैं जवाब देता हूँ, हाँ मैं भी घर पहुंच गया हूँ। पूछने के लिए थैंक्स। कुछ देर सोचने के बाद मैं उसे 200 युआन ट्रांसफर कर देता हूँ। आज के लिए बहुत थैंक्स सीनियर, ये मूवी टिकट और टैक्सी फेयर के लिए है। उम्मीद है आप एक्सेप्ट कर लेंगी। लेकिन सु शियाओ वेई ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं करती। इसके बजाय वह जवाब देती है, तुम्हें मुझ पे बैक करने की जरूरत नहीं है। अगली बार मुझे ट्रीट देना, मूवी या डिनर कुछ भी चलेगा। ओके, यह पढ़कर मैं मुस्कुरा देता हूँ। श्योर सीनियर, कल मैं आपको डिनर ट्रीट दूंगा। मेरा रिप्लाई देखकर सु शाओवे खुश हो जाती है और चुपके से मुस्कुरा देती है। ग्रेट, डील पक्की। अगली सुबह गु फैमिली में एक नई ड्रामा शुरू होने वाली होती है। मिसेस गु बहुत सुबह उठ जाती हैं और हाउसकीपर को बुलाती हैं। कल रात क्या हुआ था? क्या चेंजे गया नहीं? क्या वे दोनों साथ में रात भर रहे? जिस पर बटर मजबूरी में सिर हिला देता है। मिस ने मिस्टर चेन को भेजने नहीं दिया? यह सुनते ही मिसेस गु गुस्से से कांप उठती हैं और उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। चिंगहन किसी को डेट करे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। चेन जी का फादर जल्द ही जेल जाने वाला है। ऐसे फैमिली में शादी करना बैड लक से कम नहीं होगा। मेरा ग्रैंड चाइल्ड ऐसा नहीं हो सकता जिसका ग्रैंडफादर प्रिजन जा चुका हो। मिसेस गु काफी देर तक सोचती रहती हैं, फिर अचानक सिर उठाती हैं। फैमिली डॉक्टर के पास जाओ और कुछ मेडिसिन लेकर आओ। उधर जब मैं अपने रूम से बाहर निकलता हूँ, तब गलती से कुछ मेड्स की धीमी बातचीत सुन लेता हूँ। मैडम आज काफी गुड मूड में लग रही हैं। मुझे तो लगा था कि जब मिस्टर चेन नीचे आ गए, मुझे लगा था मैडम उन्हें देखते ही गुस्सा हो जाएंगी, लेकिन मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वे दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे। यह बातें सुनकर मेरी आंखों में एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन उभर आता है। अपनी पिछली लाइफ में गु चिंगहान कभी चेनजे को घर नहीं लाई थी, यहाँ तक कि दोनों विदेश जाने के बाद भी कभी ऑफिशियल कपल नहीं बने थे। उसके ज्यादा समय बाद नहीं, गु चिंगहान ने मुझे डेट करना शुरू कर दिया था, और जब रिलेशनशिप शुरू होने के बाद मैं पहली बार जू फैमिली के ओल्ड हाउस गया था, तब मिसेस गु ने भी मेरे साथ बहुत पोलाइट बिहेवियर किया था और मुझे डिनर के लिए रुकने को कहा था। उस समय मुझे लगा था कि मिसेस गु ने सच में मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने मेरी हेल्थ को नुकसान पहुंचाया था। और जब गु चिंगहान को सच्चाई का पता चला, तब उसने सिर्फ इतना कहा था, मैं अपनी मॉम के खिलाफ नहीं जा सकती, और बस एक ही लाइन में उसने पूरी बात खत्म कर दी थी। लेकिन इस बार ड्रग दिया गया इंसान चेंजे था, जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ, देखते हैं इस बार गु चिंगहान क्या करती है। मैं अपने ख्यालों से बाहर आता हूँ और जाने ही वाला होता हूँ, तभी हाउसकीपर जल्दी से मेरे पास आ जाता है। मुचैन मिसेज गु आपसे बात करना चाहती हैं, पहले मेरे साथ आइए। जिस पर मैं उसके पीछे पीछे फ्रंट हॉल की तरफ चल पड़ता हूँ। जब मैं वहां पहुंचता हूँ, तब मिसेस गु, चेनजे और गु चिंगहान साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मिसेस गु बड़े प्यार से चेनजे की तरफ देखती हैं। पहले मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस चिंगहान अभी बहुत छोटी है। मुझे डर था कि रिलेशनशिप की वजह से उसकी स्टडीज खराब ना हो जाए। उनका एटीट्यूड पूरी तरह बदल चुका था, जिस पर चेनजे को भी थोड़ा यकीन नहीं होता। वह तुरंत सिर हिलाता है। मैं समझता हूँ आंटी, मैं ध्यान रखूंगा कि चिंगहान अच्छी तरह स्टडी करे। असल में पिछली रात दोनों एक ही बेड पर सोए थे, लेकिन गु चिंगहान ने चेनजे को अपने करीब तक नहीं आने दिया था। तभी मिसेस गु एक बाउल बर्ड्स नेस्ट पोरिज का चेनजे के सामने रख देती हैं। उनकी आंखों में प्यार भरा होता है। थोड़ा पोरिज खाओ, तुम बहुत पतले हो गए हो, अपने शरीर का ध्यान रखो। जिस पर चेनजे मुस्कुराकर बाउल ले लेता है और आज्ञाकारी तरीके से खाना शुरू कर देता है। उसके बगल में बैठी गु चिंगहान की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई होती हैं। चेनजे उसके बिल्कुल पास बैठा था। उसकी मॉम ने भी चेनजे को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना इरिटेटेड क्यों फील कर रही है। और तभी मैं अंदर आता हूँ। जैसे ही गु चिंगहान मुझे देखती है, वह तुरंत थोड़ा सीधा होकर बैठ जाती है, लेकिन मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं। मैं
सिर्फ मिसेस गू की तरफ देखकर विनम्रता से पूछता हूँ, मैडम आपने मुझे बुलाया था? जिस पर मिसेस गू मुस्कुराती हैं, कल जो हुआ उसके बारे में मुझे पता चल गया है। चिंगहान ने तुम्हारा फोन सिर्फ इसलिए छीन लिया था ताकि तुम उसकी क्लास मॉनिटरिंग वाली फोटोज ना भेज सको, सही है ना? मैं शांत भाव से सिर हिला देता हूँ। यह सुनकर गू चिंगहान नाराज हो जाती है। मॉम, क्या आप इसे फिर से मुझ पर नजर रखने के लिए कहने वाली हैं? लेकिन मिसेस गू सिर हिलाती हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बस ये कहना चाहती थी कि तुम्हें मुचेन के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। बिना वजह उसका फोन क्यों छीन लिया? फोन ना होना बहुत इनकन्वीनियंट होता है। इतना कहकर मिसेस गू एक नया फोन निकालती हैं। मैंने देखा कि तुम्हारे फोन की स्क्रीन टूट गई है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नया फोन खरीदा है, और ये पिछले कुछ दिनों में चिंगहान पर नजर रखने के लिए थैंक यू गिफ्ट भी समझ लो। आज से तुम्हें उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। अब चेंजे मेरी तरफ से उस पर नजर रखेगा। जिस पर बर्ड्स नेस्ट पोरेज खत्म कर चुका चेंजे मीठी मुस्कान के साथ कहता है, डोंट वरी आंटी, मैं जरूर इसे अच्छी तरह स्टडी करवाऊंगा। यह सुनकर मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसता हूँ, लेकिन ऊपर से विनम्र बना रहता हूँ। थैंक यू मैडम, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, आने रहा हूँ। मेरी बात सुनते ही गो चिंगहान भी जल्दी से खड़ी हो जाती है। उसकी हरकतों में हल्की सी जल्दबाजी होती है। लेट हो रहा है, मुझे भी स्कूल जाना है। जिस पर चेंजे भी खड़ा हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वह अपना पेट पकड़ लेता है। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है। क्विंगहान, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। यह सुनकर गु चिंगहान घबरा जाती है। घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। फिर वह जल्दी से ड्राइवर को आवाज देती है, ड्राइवर जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल ले चलो। कार में बैठने के बाद ड्राइवर रियर व्यू मिरर से चेंजे को देखता है। उसकी हालत सच में खराब लग रही थी। जिस पर ड्राइवर पूछता है, मिस्टर चेन, क्या आपने कुछ गलत खा लिया था? जैसे ही ड्राइवर यह बात कहता है, चेंजे घबराकर जवाब देता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आज मैंने सिर्फ बर्ड्स नेस्ट पोरेज ही खाई थी। इतना कहकर वह शॉक्ड नजरों से गुचिंगहान को देखने लगता है, और उसी पल गुचिंगहान का चेहरा काला पड़ जाता है, क्योंकि उसे अपनी पिछली लाइफ की एक घटना याद आ जाती है। उसे याद आता है कि एक बार वह मुझे भी गू फैमिली हाउस लेकर आई थी, और मॉम के साथ खाना खाने के बाद मुझे भी भयानक स्टमक पेन हुआ था। उस समय हमने हर तरह के टेस्ट्स करवाए थे, और 3 दिन बाद पता चला था कि मेरे शरीर में मेडिसिन की एक्सेसिव डोज गई थी। लेकिन तब गुचिंगहान ने मुझसे बहुत बड़ा झगड़ा किया था। उसे लगा था कि मैंने खुद वो मेडिसिन ली होगी। हालांकि उस समय मुझे शक था कि यह मिसेज गू ने किया है, लेकिन गुचिंगहान ने मेरी एक बात नहीं मानी थी। अब उसके सामने बैठे चेन जे के सिम्टम्स बिल्कुल वही थे जो उसे मेरी यादों में दिखाई देते थे। तभी चेन जे कमजोर आवाज में कहता है, क्विंगहान, क्या उस बर्ड्स नेस्ट में कुछ प्रॉब्लम थी जो मैंने खाई? यह सुनते ही गु क्विंगहान अचानक चिल्ला पड़ती है, ड्राइवर कार रोको, पहले एज को हॉस्पिटल ले जाओ, मैं बाद में आती हूँ। इतना कहकर वह तुरंत कार से उतरती है और तेज कदमों से फैमिली हाउस की तरफ लौट जाती है। उधर मिसेस गु मेड को डिशेस साफ करने के लिए कह रही होती हैं। तभी गु चिंगहान ठंडे चेहरे के साथ अंदर आती है। रुको, चेंजे वाला बाउल वहीं छोड़ दो। यह सुनकर मिसेस गु हैरानी से उसकी तरफ देखती हैं, लेकिन गु चिंगहान का चेहरा बेहद डरावना और उदास हो चुका था। वह सीधे पूछती है, मुझे सच सच बताओ, चेंजी के बोल में जो बर्ड्स नेस्ट थी उसमें क्या तुमने कुछ मिलाया था? यह सुनकर मिसेस गु का चेहरा बदल जाता है। फिर वह गुस्से में कहती हैं, चिंगहान, तुम सच में लव में अंधी हो चुकी हो। चेंजे के पेट में दर्द हुआ और तुम्हें तुरंत लगा कि मैंने उसे ड्रग दिया है। मैं तुम्हारी रियल मदर हूँ, तुम मुझ पर ऐसा शक कैसे कर सकती हो? जिस पर गु चिंगहान को पिछली लाइफ की याद आ जाती है, क्योंकि तब भी मिसेस गु ने बिल्कुल यही लाइंस इस्तेमाल करके पूरी बात दबा दी थी, और उस समय गु चिंगहान ने अपनी मॉम का साइड लिया था। लेकिन अब पछतावा और गिल्ट उसकी सोच पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। उसने मेरे साथ पूरे 5 साल रिलेशनशिप में बिताए थे और कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तब मिसेस गु ने कहा था कि उन्हें मेरे लो बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह मुझे गु फैमिली में आने देंगी, लेकिन शर्त सिर्फ एक थी, पहले हमारा बच्चा होना चाहिए। यह सब याद करते ही गु चिंगहान का सीना गुस्से से ऊपर नीचे होने लगता है। फिर वह व्यंग्य से कहती है, ठीक है, आप मेरी रियल मदर हैं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगी। आज आपने कहा था कि आप चेन जे के साथ मेरे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करती हैं और बाद में हमारी शादी भी होने देंगी, लेकिन सिर्फ तब जब हमारा अपना बच्चा होगा। सही कहा ना मैंने? यह सुनते ही मिसेस गु कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि गु चिंगहान को उनकी प्लान का पता कैसे चल गया। और जैसे ही गु चिंगहान उनकी एक्सप्रेशन देखती है, वह हिस्टेरिकल तरीके से चिल्ला उठती है, क्या आप इंसान भी हैं? आप इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हैं? मैं दूर से गुडी फैमिली का यह ड्रामा आते हुए पहले ही देख चुका था, लेकिन सच कहूं तो अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लाइफ में गु फैमिली की किसी भी चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद जैसे ही मैं बस में चढ़ता हूँ, मेरी नजर अपने आप सु शियाओवेई को ढूंढने लगती है, और हमेशा की तरह वह बस के पीछे खड़ी मुझे ही देख रही होती है, जिस पर मैं भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए उसके पास पहुंच जाता हूँ। गुड मॉर्निंग सीनियर। यह सुनकर सु शियाओवेई की आंखें मुस्कुराहट से सिकुड़ जाती हैं। गुड मॉर्निंग। फिर मैं कहता हूँ, सीनियर, आपकी हैट मैं घर ले गया था, मैंने उसे कल वॉश किया था, लेकिन आज भी पूरी तरह ड्राई नहीं हुई है। कल ड्राई हो जाएगी तब वापस दे दूंगा। जिस पर सु शियाओवेई मुस्कुराकर जवाब देती है, श्योर मुझे। फिर वह पूछती है, क्या आज आफ्टरनून में तुम्हारी क्लासेस हैं? मैं सिर हिलाता हूँ, नहीं, लेकिन आज आफ्टरनून में मेरी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब है। यह सुनकर सु शियाओवेई थोड़ा चौंकती है, तुम पार्ट टाइम जॉब करते हो? कौन सा रेस्टोरेंट? मैं जवाब देता हूँ, रेनजियान यानहो, आपने उसका नाम सुना होगा, है ना? यह सुनकर सु शियाओवेई कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि वह सिर्फ उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं जानती थी। असल में वह रेस्टोरेंट उसकी मॉम का था। इसके बाद जब हम बस से उतरते हैं
तब सु शियाओवेई एक और सवाल पूछती है, क्या अब से तुम हर रात रेनजियान यानहो में वर्क करोगे? मैं सिर हिलाकर जवाब देता हूँ, हाँ, मेरी शिफ्ट रात 7 बजे से 9 बजे तक होती है। जिस पर सु शियाओवेई बस चुपचाप सिर हिला देती है और कुछ नहीं कहती। इसके बाद हम दोनों अलग अलग होकर अपने अपने स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। पूरे दिन गु चिंगहान स्कूल नहीं आती और मुझे पूरा यकीन था कि अगले कुछ दिनों तक भी वह नहीं आने वाली, क्योंकि चेनजे को कम से कम 3 दिन हॉस्पिटल में रहना था और उसके बाद उसे अपनी मॉम के साथ विदेश जाना था। पिछली लाइफ में गु चिंगहान कई सालों तक चेनजे के बिना बताए चले जाने की बात नहीं भूल पाई थी, लेकिन इस बार उसे प्रॉपर गुड बाय कहने का मौका मिल जाएगा। जब क्लासेस खत्म होती हैं तब शेन हाओशुआन फिर से गॉसिप लेकर मेरे पास आ जाता है। मैंने गॉसिप ग्रुप में सुना है कि साइंस एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वाला चेनजी ऑफिशियली गु चिंगहान को डेट कर रहा है। किसी ने उन्हें गु फैमिली हॉस्पिटल में साथ देखा था। फिर वह धीरे धीरे आवाज कम करता है और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाता है, रिमर है कि चेनजे ने कोई मेडिसिन ली थी और उसी की वजह से उसे एलर्जी हो गई, इसीलिए वह हॉस्पिटल में आईवी पर्स पड़ा है। यह सुनकर मैं हैरान रह जाता हूँ। तुम्हारे गॉसिप ग्रुप को यह भी पता चल गया? उन्हें यह भी पता है कि चेनजे ने मेडिसिन ली थी? क्या गु फैमिली हॉस्पिटल पेशेंट इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रखता? जिस पर शेन हाओशुआन रहस्यमयी अंदाज में हंसता है, मुचेन, तुम्हें कुछ नहीं पता। हॉस्पिटल भले ही गु फैमिली का हो, लेकिन उसके और भी शेयर होल्डर्स हैं और मिस गु पर क्रश रखने वाले लड़कों की कमी नहीं है। सब चेनजे से जेलस हैं, इसलिए उसकी हर जानकारी खोदने में लगे हुए हैं। जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी छुपा नहीं रहता। उसकी बात सुनकर मुझे तुरंत सब समझ आ जाता है, क्योंकि पिछली लाइफ में जब मैं हॉस्पिटल में था तब मेरे बारे में भी हर जगह रूमर्स फैल गए थे। लोग कहते थे कि ड्राइवर का बेटा एक गोल्ड डिगर है, वह मिस गु के करीब सिर्फ सोशल स्टेटस के लिए जा रहा है। बाद में रूमर्स और भी ज्यादा बढ़ गए थे, यहाँ तक कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि मेरा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्कोर फेक था और मैंने किसी दूसरे की आइडेंटिटी चुराकर एडमिशन लिया था। यह सब याद करके मैं सिर हिलाता हूँ, एक लंबी सांस छोड़ता हूँ और शेन हाओशुआन से कहता हूँ, इन सब चीजों में मत पड़ो, बस सुनो, लेकिन इन्वॉल्व मत होना और इसे कहीं फैलाना मत। हम गो फैमिली के बारे में हर जगह बातें नहीं कर सकते। जिस पर शेन हाओशुआन सिर हिलाता है और अपने फोन की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद गु चिंगहान ना तो स्कूल आती है और ना ही घर लौटती है, जिसकी वजह से मेरे अगले 2 दिन काफी पीसफुल गुजरते हैं। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता और मेरी मुलाकात फिर से गु चिंगहान से हो जाती है। इस बार वह रेंजन यानहुओ रेस्टोरेंट में होती है, जहां मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। मैं ब्लैक सर्वर यूनिफॉर्म पहने हुए प्लेट्स और टेबल वेयर साफ कर रहा होता हूँ। उसी समय गु चिंगहान, सोंग यूतोंग और चू रोयाओ के साथ रेस्टोरेंट में आती है और फिर वे तीनों प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ने लगती हैं। रास्ते में गु चिंगहान की नजर यूं ही इधर उधर घूमती है और अचानक मुझ पर पड़ जाती है, जहां मैं प्लेट्स उठाए खड़ा होता हूं। यह देखकर सोंग यूतोंग शॉक हो जाती है। चिंगहान, मुचेन सच में यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है? क्या उसे सच में पैसों की इतनी जरूरत है? जिस पर चू रोयाओ उसे कोहनी मारती है, तुम इतना क्यों बोलती हो, जल्दी चलो। सोंग यूतोंग एक नजर गु चिंगहान की तरफ देखती है और समझ जाती है कि उसका मूड अभी बहुत खराब है, इसलिए वह आगे कुछ नहीं कहती। असल में गु चिंगहान के पिछले 2 दिन बहुत मुश्किल रहे थे। चेनजे हॉस्पिटल में था और 2 दिनों से लगातार आईवी ड्रिप्स पर था। डॉक्टर ने साफ कहा था कि मेडिसिन की वजह से उसके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा है। अब उसे अच्छी तरह रेस्ट और रिकवरी करनी होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में वह निश्चित रूप से इनफर्टाइल रहेगा। डॉक्टर का शॉर्ट टर्म मतलब 1 या 2 साल था, लेकिन गु चिंगहान अच्छी तरह जानती थी कि पिछली लाइफ में मैं पूरे 5 साल तक उसे प्रेग्नेंट नहीं कर पाया था। अगर चेनजे के साथ भी यही हुआ तो सच्चाई जल्दी या देर से सामने आ ही जाएगी और तब वह क्या एक्सप्लेन करेगी? आज चेनजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था और वापस चेन फैमिली हाउस में रेस्ट करने चला गया था। गु चिंगहान ने उससे मिसेस गु द्वारा ड्रग देने वाली बात छुपा ली थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह चेनजे को यह सब कैसे बताए, और ना ही वह उस कमजोर और थके हुए चेनजे का सामना कर पा रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा वह अचानक मुझे देखना चाहती थी। दूर से मुझे प्लेट्स उठाते हुए और कस्टमर्स को झुककर डिशेस एक्सप्लेन करते हुए देखकर उसके सीने में अचानक गुस्से की लहर उठती है, जिस पर वह सोंग यूतोंग और चू रुआओ को पीछे छोड़ देती है और सीधे मेरी तरफ चल पड़ती है। उधर आज मेरी मुलाकात एक बेहद मुश्किल मिडिल एज्ड कस्टमर से हो जाती है। वह ठीक से ऑर्डर भी नहीं कर रही होती और बार बार मुझसे ही सवाल पूछ रही होती है, तुम यहाँ नए हो, है ना? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम पास वाली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, सही कहा ना? जिस पर मैं मुस्कुराते हुए सिर हिला देता हूँ, जी मैम। तो आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? वह मुस्कुराकर कहती है, इतनी कम उम्र में रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, क्या सच में इतने पैसों की कमी है? बहुत स्टूडेंट लोन्स हैं क्या? उन्हें खुद चुका भी पाओगे? उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे की मुस्कान मुश्किल से बनी रहती है। मैं अपनी इरिटेशन दबाते हुए कहता हूँ, मैम इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, आप पहले मेन्यू देख लीजिए कि क्या खाना चाहती हैं, मैं थोड़ी देर में वापस आकर ऑर्डर ले लेता हूँ। इतना कहकर मैं मुड़ने लगता हूँ, लेकिन तभी वह कस्टमर फिर बोल पड़ती है, अरे रुको, मैंने कब कहा कि मैं ऑर्डर नहीं करूंगी? ये कैसा सर्विस है? मैं यहाँ 2 दिन से काम कर रहा था और ये पहली बार था जब मुझे इतना डिफिकल्ट कस्टमर मिला था। जिस पर मैं सुपरवाइजर को बुलाने ही वाला होता हूँ, तभी गु चिंगहान ठंडे चेहरे के साथ वहां पहुंच जाती है और अचानक
उस महिला की टेबल को लात मार देती है। धड़ाम, पूरा वुडन टेबल पलट जाता है। यह देखकर मैं 2 कदम पीछे हट जाता हूँ और शॉक्ड होकर गु चिंगहान को देखता हूँ। मिस गु, आप क्या कर रही हैं? मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ता हूँ ताकि उसे बाहर ले जा सकूं, लेकिन गु चिंगहान मेरे सामने खड़ी हो जाती है। फिर वह उस मिडिल एज्ड वुमन को घूरते हुए कहती है, अगर खाना है तो ठीक से खाओ और अगर नहीं खाना तो यहाँ से निकल जाओ। यह सुनते ही वह महिला गुस्से में खड़ी हो जाती है, फिर उंगली दिखाकर चिल्लाती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं खाना खा रही हूँ? मेरी टेबल को लात मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। उस महिला के साथ उसकी 2 फ्रेंड्स भी होती हैं और तीनों गुस्से में गु चिंगहान की तरफ बढ़ जाती हैं। लेकिन गु चिंगहान कई दिनों से अपना गुस्सा दबाकर बैठी हुई थी और इस बार उसका खुद को कंट्रोल करने का बिल्कुल मूड नहीं था। बिना एक शब्द बोले वह सीधे पंच मारती है। धड़ाम, उसका मुक्का सीधा उस महिला के चेहरे पर लगता है, जिस पर मैं पूरी तरह स्टैंडर्ड रह जाता हूँ और अगले ही पल फुल ऑन फाइट शुरू हो जाती है। उधर सोंग युतोंग और चू रुआओ भी यह सब देख लेती हैं। सोंग युतोंग जोर से गाली देती है और बिना सोचे समझे मदद के लिए दौड़ पड़ती है, जिस पर चू रुआओ भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और पूरा सीन और भी ज्यादा कैओटिक हो जाता है। मैं तुरंत शिफ्ट सुपरवाइजर को कांटेक्ट करता हूं, जिस पर वह 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर दौड़ता हुआ आता है। बहुत मुश्किल से सभी को अलग किया जाता है। पूरी फाइट के दौरान गु चिंगहान सिर्फ उसी मिडिल एज्ड वुमन को टारगेट कर रही थी, इसलिए उसकी हालत सबसे खराब हुई थी। उसका चेहरा सूज चुका था और कपड़े भी पूरी तरह बिखर गए थे। वह गुस्से में चिल्लाती है, पुलिस बुलाओ, मैं पुलिस बुलाऊंगी। यह सुनते ही पूरे रेस्टोरेंट में हंगामा मच जाता है। हर कोई मुड़कर देखने लगता है और आपस में फुसफुसाने लगता है। जब रेस्टोरेंट मैनेजर को इस घटना की खबर मिलती है तो वह घबराकर ऑफिस से बाहर भागता है और जैसे ही उसकी नजर क्राउड के बीच खड़ी गु चिंगहान पर पड़ती है, उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वह जल्दी से उसके पास पहुंचता है और शॉक्ड होकर कहता है, मिस गु, आप आज अचानक यहाँ कैसे आ गईं? कम से कम पहले इन्फॉर्म तो कर देती। उसकी आवाज में साफ डर सुनाई दे रहा होता है, क्योंकि गु चिंगहान जैसी रिच यंग लेडी के लिए रेस्टोरेंट में एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट बॉक्स हमेशा रिजर्व्ड रहता था और प्रीमियम मेंबर होने की वजह से वह मैनेजर की टॉप प्रायोरिटी थी। वह किसी भी कीमत पर इस वीआईपी को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर गु चिंगहान पर पड़ती है और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। उसके माथे पर कोल्ड स्वेट आ जाता है, क्योंकि गु चिंगहान के बाल और कपड़े दोनों बिखरे हुए होते हैं और साफ दिखाई दे रहा होता है कि वह अभी अभी फाइट करके निकली है। जिस पर मैनेजर के मन में एक ही सवाल आता है, आखिर इतनी हिम्मत किसकी हुई कि उसने गु फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर पर हाथ उठाया? उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। फिर वह हकलाते हुए पूछता है, यह आखिर यहाँ हुआ क्या है? उसकी आवाज पैनिक और वरी से भरी होती है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि गु चिंगहान मिसेस गु की आंखों का तारा है। अगर मिसेस गु को पता चला कि उनकी बेटी यहाँ फाइट में शामिल हुई और उसके मुंह पर चोट भी लगी है, तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। वह शायद खुद यहाँ आ जाएंगी और जवाब मांगेंगी। तभी वह मिडिल एज्ड वुमन फिर चिल्लाने लगती है, तो तुम रेस्टोरेंट मैनेजर हो? बहुत बढ़िया, तुम सही समय पर आए हो। मैं यहाँ आराम से खाना खा रही थी, लेकिन तुम्हारे वेटर ने मुझे इग्नोर किया और फिर उसके फ्रेंड ने मुझ पर पंचेस और किक्स बरसा दिए। मैं पुलिस बुलाऊंगी और तुम सब पर केस करूंगी। यह सुनकर मैनेजर भौहें सिकोड़ता है और मेरी तरफ देखता है। मैं एक्सप्लेन करने ही वाला होता हूँ कि गु चिंगहान मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर वह उस महिला को ठंडी नजरों से देखकर कहती है, इसका वेटर से क्या लेना देना है? मैं तुम्हें मारना चाहती थी क्योंकि तुम बहुत इरिटेटिंग लग रही थी। केस करना है तो कर लो, देखते हैं क्या कर पाती हो। जिस पर सोंग युतोंग भी भौहें चढ़ाती है। वह तुरंत फोन निकालती है, ठीक है, बहुत हो गया, मैं अभी अपने लॉयर को बुलाती हूँ, वह आकर तुमसे डील करेगा। हमें भूख लगी है, हम अब खाना खाने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट मैनेजर अच्छी तरह जानता था कि इन लड़कियों से पंगा लेना आसान नहीं है, इसलिए वह तुरंत फैसला करता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को उन 3 महिलाओं को बैक ऑफिस ले जाने का आदेश देता है। इसके बाद वह मेरी तरफ मुड़ता है और थोड़ा सख्त होकर कहता है, इधर आओ, ध्यान से सुनो, मिस गु का प्रॉपर केयर करना, किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? जिस पर मैं तुरंत सिर हिलाता हूँ, जी मैनेजर। मेरा जवाब सुनकर मैनेजर थोड़ी राहत की सांस लेता है। फिर उन 3 घायल महिलाओं के पीछे ऑफिस की तरफ चला जाता है, क्योंकि वह जानता था कि इस मामले को किसी भी कीमत पर बड़ा नहीं होने देना चाहिए, वरना रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को भारी नुकसान पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात, वह गु फैमिली को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए अभी सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही था कि उन 3 कस्टमर्स को कंपेंसेशन देकर मामला जल्दी खत्म किया जाए। जरूरत पड़े तो ज्यादा पैसे दे दिए जाएं, लेकिन गु फैमिली से दुश्मनी ना ली जाए। असल में रेनेजियान यानाहुओ रेस्टोरेंट सिर्फ मेंबरशिप वाले लोगों के लिए था और यहाँ प्राइवेसी प्रोटेक्शन इतनी अच्छी थी कि कई रिच पीपल और सेलिब्रिटीज यहाँ मीटिंग्स और डिनर के लिए आते थे। यहाँ के मीटिंग रूम्स का रेंट ही 5 अंकों में होता था और बहुत से लोग बिजनेस कनेक्शंस या सेलिब्रिटी कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए यहाँ अपनी लक ट्राई करते थे। अगर बाहर ये खबर फैल गई कि रेस्टोरेंट के अंदर किसी मेंबर की पिटाई हो गई तो रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उधर रेस्टोरेंट सुपरवाइजर धीरे से मैनेजर वांग के पीछे चलता है और पूछता है, मैनेजर, उस नए इंटर्न का क्या करना है? यह सुनकर मैनेजर वांग और भी इरिटेटेड हो जाता है। हालांकि गलती कस्टमर्स की थी, लेकिन उसके हिसाब से नया इंटर्न अपने पहले ही दिन ट्रबल लेकर आ गया था। जिस पर वह चिढ़कर कहता है, छोड़ो, उसकी सैलरी क्लियर कर दो और कह दो कि अब वापस आने की जरूरत नहीं है। सुपरवाइजर सिर हिलाता है, जी मैनेजर, मैं अभी हैंडल करता हूँ।
इसके बाद सुपरवाइजर मुझे ढूंढने बाहर आता है, लेकिन मैं उसे कहीं नहीं मिलता। वह कई लोगों से पूछताछ करता है और फिर उसे पता चलता है कि मैं गु चिंगहान को जानता हूँ और गु चिंगहान मुझे पहले ही अपने साथ बुलाकर ले जा चुकी होती है। और फिर सुपरवाइजर सीधे गु चिंगहान के प्राइवेट बॉक्स के बाहर पहुंच जाता है। वह डोर के पास खड़ा होता है और देखता है कि प्राइवेट बॉक्स का दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर से गु चिंगहान की आवाज साफ सुनाई दे रही होती है। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे पीट दिया? मुचेन, अब तुम मुझे ही डांट रहे हो। मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी, पता है ना? क्या तुम चाहते थे कि वह तुम्हारा लोन पे करने में हेल्प करे? हूँ तो तुम ऐसे इंसान हो। जिस पर मैं उसे स्पीचलेस होकर देखता हूँ, लेकिन फिर भी शांत आवाज में जवाब देता हूँ, मिस गू, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। बस आज की सिचुएशन बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैडम फिर मुझसे सवाल करेंगी। जैसे ही मैं मैडम गू का नाम लेता हूँ, गु चिंगहान अचानक जोर से टेबल पर हाथ मारती है। धड़ाम, पूरा टेबल हिल जाता है, जिस पर सोंग युतोंग भौहें सिकोड़ती है। क्विंगहान काम डाउन। लेकिन गु क्विंगहान ठंडी हंसी हंसती है। फिर वह सीधे मेरी तरफ देखकर पूछती है, क्या तुम सच में मेरी मॉम की इतनी बात मानते हो? वह जो कहती हैं तुम वही करते हो? मुझे इतना ओबीडियंट और वेल बिहेव्ड देखकर गु चिंगहान अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही होती है। वह मन ही मन सोचती है, काश मुचेन रीबॉर्न होता। उसे पता होता कि पिछली लाइफ में मैडम गू ने उसके साथ क्या किया था, कैसे उन्होंने उसकी बॉडी को डैमेज किया था और उसे इनफर्टाइल बना दिया था। अगर उसे यह सब पता होता तो वह आज कभी मैडम गू की बात नहीं मानता। जिस पर मैं शांत चेहरे के साथ जवाब देता हूँ, मैं मैडम की बात नहीं मान रहा, मैं सिर्फ इरिटेटेड हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैडम बार बार मेरे पीछे पड़े। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे आसपास ट्रबल क्रिएट ना करें। फिर मैं सीधे उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, गु चिंगहान, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करती हैं। अगर आप मुझसे दूर रहें तो मेरे लिए वही परफेक्ट होगा। यह सुनते ही गु चिंगहान की आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें आंसू चमकने लगते हैं। फिर वह धीमी आवाज में कहती है, तुम ये सब सिर्फ मुझे हर्ट करने के लिए बोल रहे हो, मुझे इस पर यकीन नहीं है। वह मन ही मन सोचने लगती है, मैं हमेशा उसका ख्याल रखती थी, उसे देर रात तक जागने से रोकती थी, उसे ड्रिंक करने से रोकती थी, उसे मॉम से सीधे टकराने से रोकती थी। मैं उसकी कितनी केयर करती थी। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तब मैं दिन रात उसके पास रही थी, मेरे दिल में उसके लिए जगह थी, मैं उसकी इतनी केयर करती थी। फिर गु चिंगहान मेरी तरफ देखते हुए कहती है, तुम जानबूझकर मुझे अपसेट करने के लिए ऐसा बोल रहे हो, है ना मुचेन? जिस पर मैं ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता हूँ, आप जो चाहें सोच सकती हैं मिस गू, मैं अभी शिफ्ट पर हूँ, मुझे वापस काम पर जाना है। इतना कहकर मैं डोर खोलता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। जैसे ही बाहर आता हूँ, मेरी नजर हॉलवे में खड़े रेस्टोरेंट मैनेजर पर पड़ती है, जिस पर मैनेजर थोड़ा ऑकवर्ड होकर पूछता है, मुचेन, तुम मिस गू को जानते हो? मैं भी ऑकवर्ड होकर सिर हिलाता हूँ। वह मेरी क्लासमेट है। लेकिन मैनेजर को साफ लग रहा था कि हमारा रिलेशनशिप सिर्फ क्लासमेट से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी वह ज्यादा सवाल नहीं पूछता, इसके बजाय परेशान चेहरे के साथ कहता है, मुचेन, आज जो हुआ उससे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचा है। बॉस को अभी पता नहीं चला है, लेकिन जल्दी ही पता चल जाएगा और तब हमें अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। फिर वह थोड़ा रुककर कहता है, तुम इंटर्न हो, इसलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद अब तुम यहाँ काम नहीं कर पाओगे। मैनेजर ने बहुत पोलाइट तरीके से बात कही थी, लेकिन मैं उसका मतलब समझ गया था। मैंने यहाँ सिर्फ 2 दिन काम किया था और अब मुझे फायर कर दिया गया था। ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन कहीं ना कहीं रीजनेबल भी था। ये मेरी पहली पार्ट टाइम जॉब थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका एंड ऐसे होगा। कुछ देर के लिए मैं फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लेता हूँ। फिर मैनेजर की तरफ देखकर ईमानदारी से कहता हूँ, सर, मुझे बहुत सॉरी है, आपने मुझे हायर किया और मैंने उल्टा आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर दिया। जिस पर मैनेजर तुरंत हाथ हिलाता है, अरे नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है। हमारे सभी मेंबर्स पावरफुल बैकग्राउंड से आते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में कभी कभी अनफेयर ट्रीटमेंट सहना ही पड़ता है। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कुछ सर्विस इंडस्ट्रीज तो एम्प्लॉयज के लिए स्पेशल ग्रीवांस अवार्ड तक रखती हैं। अब सोच लो कि उन्हें रोज कितना कुछ सहना पड़ता होगा। उधर प्राइवेट रूम के अंदर माहौल बेहद भारी हो चुका था। डिम येलो लाइट पूरे रूम को और ज्यादा डिप्रेसिंग बना रही थी। गु चिंगहान का चेहरा आइसबर्ग की तरह ठंडा था, जैसे वह किसी भी समय फट पड़ने वाली हो। अभी अभी हुई फाइट की वजह से उसकी मुट्ठी के अंगूठे और उंगली के बीच की स्किन फट चुकी थी। वहां से ब्राइट रेड ब्लड धीरे धीरे निकल रहा था, जो देखने में काफी डरावना लग रहा था। इसके अलावा उसके मुंह के कोने पर भी डार्क ब्रूस था। फाइट के दौरान किसी का पंच वहां लगा था। अब वह हिस्सा हल्का सूज चुका था, जिससे वह और भी खराब दिख रहा था। यह देखकर वेटर जल्दी से आइस क्यूब्स लेकर आता है और सावधानी से उसके सामने रख देता है, ताकि वह स्वेलिंग कम कर सके। वहीं सोंग यूतोंग और चू रोयाओ उसके पास खड़ी होती हैं। उनके हाथों और गर्दन पर भी स्क्रैच मार्क्स दिखाई दे रहे होते हैं, जो अभी हुई फाइट की याद दिला रहे थे। लेकिन उनकी हालत गु चिंगहान से काफी बेहतर थी, क्योंकि गु चिंगहान की चोटें सीधे उसके चेहरे पर थीं, जिसकी वजह से वे तुरंत नजर आ रही थीं। अगर किसी ने सोंग यूतोंग और चू रुआओ के स्क्रैच मार्क्स न देखे होते तो शायद कोई गेस भी नहीं कर पाता कि वे अभी फाइट करके आई हैं। तभी गु चिंगहान आइस क्यूब उठाती है और कैजुअल तरीके से उसे टेबल पर फेंक देती है। टक, आइस क्यूब टेबल से टकराता है और क्वाइट रूम में वह आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। इसके बाद उसका चेहरा और ज्यादा ग्लूम हो जाता है। फिर वह ठंडी आवाज में कहती है, उसने साफ देखा था कि मैंने उसके लिए फाइट की।
मैं इतनी बुरी तरह हर्ट हो गई, लेकिन उसने मुझे मेडिसिन तक नहीं दी। उसकी आवाज फ्रस्ट्रेशन और अनविलिंगनेस से भरी होती है। फिर वह आइस क्यूब की तरफ देखते हुए कहती है, यह आइस क्यूब भी किसी और वेटर ने लाकर दी है। वह शुरू से आखिर तक एक बार भी नहीं आया। यह सोचकर गू चिंगहान के सीने पर जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसे बेहद अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और फिर उसके विचार अनजाने में पिछली लाइफ की तरफ चले जाते हैं। उसे याद आता है कि उसी समय में मैं उससे कितना चिपका रहता था। अगर उसे हल्की सी भी चोट लग जाती थी तो मैं घबरा जाता था, मेरी आंखें लाल हो जाती थीं और कभी कभी आंसू भी निकल आते थे। मैं तुरंत मेडिसिन खरीदने भागता था और वापस आकर बड़ी सावधानी से उसकी चोटों पर मेडिसिन लगाता था, इतनी जेंटल मूवमेंट्स के साथ कि उसे जरा सा भी दर्द ना हो। यहाँ तक कि जब मैडम गोनिगो उसे बुरी तरह डांटती थी तब भी मैं डोर के बाहर चुपचाप इंतजार करता था, और जैसे ही वह बाहर आती थी मैं उसे सॉफ्ट वॉइस में कंफर्ट करता था, उसे वार्म अप देता था। तब मैं पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करता था। मेरी लाइफ सिंपल और प्योर थी। मेरी आंखों और दिल में सिर्फ वही थी। तभी अचानक गू चिंगहान के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या इस लाइफ में इतने चेंजेस इसलिए हुए हैं क्योंकि मुझ चेन भी रिबॉर्न हुआ है? जैसे ही यह थॉट आता है वह तुरंत उसे रिजेक्ट कर देती है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। वह मन ही मन सोचती है, अगर मैं रिबॉर्नन होता तो मैडम गू से इतनी नफरत होने के बावजूद कभी गू फैमिली में नहीं रहता और ना ही मैडम गू की बात मानता। उसी समय सॉन्ग युतोंग गू चिंगहान की तरफ देखकर भौहें सिकोड़ती है। चिंगहान, आज तुम सच में बहुत इम्पल्सिव थी। तुम जानती हो ना, ये रेस्टोरेंट सो फैमिली का है। अगर उन्होंने तुम्हारे डैड तक बात पहुंचा दी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी आवाज में वरी और कंप्लेन दोनों होते हैं। यह सुनते ही गू चिंगहान थोड़ी देर के लिए स्टनड रह जाती है, फिर सरप्राइज के साथ पूछती है, यह रेस्टोरेंट सो फैमिली का है? उसी पल उसके दिमाग में सु शियाओवेई की इमेज उभर आती है, जिस पर वह तुरंत पूछती है, कौन सा सु फैमिली? क्या वही सु फैमिली जिससे सु शियाओवेई आती है? सॉन्ग युतोंग सिर हिलाती है। उनका फैमिली जनरेशन से कैटरिंग चेन्स चला रहा है, इसलिए हाइचेंग की कैटरिंग कंपनीज के बारे में उसे लगभग सब पता है। फिर वह थोड़ा झुककर धीमी आवाज में कहती है, सु फैमिली का मेन बिजनेस एआई एंड न्यू एनर्जी है। इन फील्ड्स में उनका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने अचानक ग्रेन और कैटरिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने सुना है कि फैमिली का कोई जूनियर मेंबर इसे पसंद करता था। इस रेस्टोरेंट में भी उनका इन्वेस्टमेंट है। पता नहीं इसका सु शियाओवेई से कोई कनेक्शन है या नहीं। आखिर उसका सरनेम भी सु ही है। हालांकि दुनिया में कोइंसिडेंसेस भी होते हैं। यह सुनकर चू रुआओ भौहें सिकोड़ती है, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। सु फैमिली का बिजनेस इतना बड़ा है, वे इतने वेल्थी हैं, क्या वे अपने चाइल्ड को एग्रोनॉमी पढ़ने देंगे? मैंने तो सुना है कि सु शियाओवेई पीनट्स ग्रो करती है। दोनों चीजों में बहुत बड़ा गैप है। उसकी समझ के मुताबिक रिच फैमिली किड्स